हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस साल साउथ एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मगर इन मुल्कों की इलेक्शन कैंपेन में क्लाइमेट चेंज का जिक्र नज़र नहीं आता, बावजूद इसके कि क्लाइमेट चेंज ने इस खत्ते को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। इसी हवाले से अगर हम पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन कैंपेन्स को देखें तो तमाम सियासी जमातों ने कम अज़ कम मंशूर की हद तक क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया है। हमने भी सोचा क्यों ना इस मौजू को डिस्कस किया जाए और देखा जाए कि सियासी जमातों ने इस हवाले से अपने मंशूर में किन पॉइंट्स का जिक्र किया है। इस हवाले से मैं मज़ीद जानना चाहूँगा उन्हीं आज़म से कि वो डिस्कस करें और बताएं कि सियासी जमातों ने अपने मंशूर के अंदर इस हवाले से क्या टॉपिक्स को जो है वो उजागर किया है और क्या टॉपिक्स जो है मज़ीद इसमें मेंशन किए हैं। अच्छा, जनरली ये हुआ था कि हाँ 2014 से कि मेरा सहाफ़ती बैकग्राउंड है, तो जब से सहाफ़त शुरू कर रहा है तो हमेशा देखा है कि डिफरेंट जब इलेक्शंस होते हैं तो किन इश्यूज़ के ऊपर बात होती है। क्लाइमेट चेंज 2022 के फ्लड के बाद से बहुत एक प्रेसिंग इशू सिंध या पाकिस्तान में बन गया है। इलेक्शनरिंग के दौरान जो इलेक्शन के ऊपर कन्वर्सेशन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, इसमें एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पैल्पेबली मिसिंग है वो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वर्सेशन या इसके पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो कि किसका कितना अच्छा मैनिफेस्टो है। ये हमने मेन स्ट्रीम मीडिया इवन सोशल मीडिया पे भी कहीं नहीं देखा। तो फिर जो हमारा प्लेटफॉर्म है दी सिटीजनरी, उसके ऊपर हमने सोचा हम पॉलिसीज़ के ऊपर क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं इसके ऊपर काम करें, और टाइम्स ऑफ कराची की क्योंकि रीच बहुत अच्छी है इन मासेस, तो हमने सोचा कि मासेस के अंदर इस कन्वर्सेशन को लेके जाएँ। फिर हमें क्लाइमेट एक्शन सेंटर ने हमें इस हवाले से सपोर्ट किया, तो हमने उसके ऊपर डिफरेंट एक पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि जो कि इलेक्शन के अंदर क्लाइमेट चेंज की कन्वर्सेशन शुरू हो, सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो भी आगे आए उसको ये एहसास हो कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किए हैं वो इलेक्शनरिंग के दौरान डिस्कस हुए हैं और अब उनके ऊपर डिलीवरी करने की भी ज़रूरत है। तो हमने तकरीबन तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ज़्यादातर हमारा फोकस इंदौर कराची में रहे, उनको हमने इन डेप्थ स्टडी किया, और जिन्होंने रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे पीपल्स पार्टी, तो हमने देखा कि उसकी उन पर्टिकुलर प्रोमिसेस के हवाले से पास परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वाज द इंटायर आइडिया कि हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना। पॉडकास्ट भी फिर उसी सिलसिले में। मैं इस हवाले से डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी अर्से एनवायरनमेंट के हवाले से काम भी कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं आप CAC के, तो आपको क्या लगता है कि ये जितने भी मंशूर के अंदर तमाम बातें की गई हैं सियासी जमातों की जानिब से, इसको किस हद तक प्रैक्टिकल उसमें लेकर आया जाएगा कि इन पर अमली इकदाम लिए भी जाएंगे, आपको लगता है कि बस ये किताब की शक्ल में रहेगा बस? जी, असल में तो ये मैं समझता हूँ कि जो पार्टी है ना वो एक विज़न देती है कि मुल्क को आगे कैसे जाना चाहिए, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और क्या चेंज आना चाहिए। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में किसी का भी विज़न ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को कहीं पहुँचा दे। वो सारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितनी चीज़ें आ रही हैं ना, वो आप समझें कि ग्रीन वॉशिंग की कैटेगरी में आ रही हैं, यानी कि वो बराए नाम तो वो चीज़ें की जाएंगी। मिसाल के तौर पे अभी वो लाहौर को उन्होंने बारिश करवा दी, तो ये स्टंट हैं ये। सो ये हमें स्टंट ही ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम फ्लड्स की तरफ देखें तो फ्लड्स में बहुत अच्छा, ज़ाहिर है बहुत अच्छा काम हुआ है, जो घरों की जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस करते रहे हम लोग लेकिन उसके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि जो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम है वो कुछ और है और जो सोल्यूशन है वो बहुत ही थोड़ा सा है। अच्छा, ये जो आपने फ्लड्स की बात की, अब क्योंकि डायरेक्ट उसके ऊपर आ गए तो मैं इसको फॉरन कंटिन्यू कर लेता हूँ कि पीपल्स पार्टी, अब हम पार्टी वाइज मैनिफेस्टो को उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में एक चीज़ उन्होंने बोला है कि जो उनका एक प्रोग्राम था कि वो सिंध के जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में उनको कोई 3 बिलियन रुपीज़ की ज़रूरत, डॉलर्स की ज़रूरत थी कि जो रिहैबिट जितने भी फ्लड में घर की डिस्ट्रक्शन हुई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके सिलसिले में उन्होंने एक कंपनी बनाई है जो कि ऑन पेपर द प्रोजेक्ट लुक्स गुड, और फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी उसको डाला कि हम किस तरीके से इसको रेप्लिकेट करेंगे और 3 लाख घर बनाएंगे जिसकी ओनरशिप जो है हम ख़वातीन को देंगे। लेकिन इस जो ये पूरा उन्होंने प्रोग्राम बनाया जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसके अंदर ADB भी ने भी कुछ प्लेज करा है, जो आपका इस्लामिक फाइनेंस बैंक है उन्होंने भी प्लेज कर दिया ऑलरेडी कि वो उसके अंदर अमाउंट डाल रहे हैं अपनी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए। लेकिन दिस इशू इज़ नॉट एड्रेसिंग लैंडलेस फार्मर्स, वो फार्मर्स जो कि बेघर हो गए सैलाब के आने की वजह से, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 2010 के फार्मर फ्लड्स में भी ये चीज़ हमने देखी थी। तो इस हवाले से थोड़ा बताएं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लूप होल्स क्या हैं। जो मैंने बात की है लोगों से जो इन्वॉल्व हैं इसकी असेसमेंट में भी इसी प्रोजेक्ट की, जो कि सिंध में फ्लड्स के बाद वर्ल्ड बैंक वगैरह की इश्तराक से अमल में आया है। सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट ओवरऑल कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये एक नई चीज़ है कि भाई एड आ रही है, सो कम से कम वो तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना। दीगर
तो बड़े मसाइल हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में। सो ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन ये कमियों पे अगर गौर किया जाए और करना चाहिए, ठीक है, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहले ये है कि यानी आप समझे ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम जिनको वो कह रहे हैं, सो वो इसमें खासी हैं। और मिसाल के तौर पे अगर जिस जगह पे झुग्गी बनी हुई थी किसी की ज़मीन पे, जिस पर की मेरी झुग्गी बनी हुई थी किसी की ज़मीन पे, और वो बह गई, ठीक है, सो अब मुझे पैसे मिले हैं तो मैं वहाँ पे पक्का मकान बनाऊँगा, लेकिन वो लैंड ओनर कह रहा है कि पक्का तो नहीं बनेगा, ठीक। एक मसला ये। दूसरा मसला ये कि जो वैल्यूज़ जो पैसे इंस्टॉलमेंट के इनको 75,000 मिले थे, तो वो एक्चुअली आजकल के रेट से वो 1 लाख रुपए होने चाहिए। दूसरा मसला। तीसरा मसला ले लें कि फ़र्ज़ कीजिए वो जो अपने गांव से चले, वो ना घर छोड़ के, फिर वो किसी रोड पे जाके बैठ गए, ठीक है। तो जब उनकी सर्वे में वो आए तो वो उनकी जीपीएस लोकेशन के साथ डिफरेंट थी जो उनका घर था। सो दिस इज़ यानी ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर कि ये इसको कैसे करें। सो ये ऑन द ग्राउंड प्रॉब्लम है बेसिकली। तो सबको यानी कि घर मिलना चाहिए। So यासिर भाई, जो ऑन पेपर है जो पीपल्स हाउसिंग फ्लड इफेक्टेड का प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट लुक्स गुड, लेकिन ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड चीज़ों में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। जैसे लैंडलेस फार्मर्स का मैंने बोला एक इशू है, उसको एड्रेस नहीं किया, तो उस हवाले से आप प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें ना। जी, इसमें यह है कि मिसाल के तौर पे घर बह गया, ठीक है ना, मैं कहीं पहुंचा, मेरी रजिस्ट्रेशन हुई। सो एक तो ये था कि जिस जगह रजिस्ट्रेशन हुई ना उसकी जीपीएस रिकॉर्ड के अंदर हैं, लेकिन गांव तो कहीं और था ना। सो वो अब उनको यहाँ जगह मिलेगी या वहाँ, ओके। सो ये कैसे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो अगर आज यानी 75,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिले हैं, सेकंड वाली जो है वो यानी फ़र्स्ट वाली जो है ना आजकल में 100,000 होना चाहिए, यानी 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो वो ठीक जो एक स्टैंडर्ड जो है इन्फ्लेशन के लिहाज से, आप इन्फ्लेशन के लिहाज से, सो जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है ये फॉर दीज पर्पसेस, सो वो जो है वो 100,000 के बराबर है आज। फिर एक बेसिक प्रॉब्लम इस तरह का है कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो लैंडलेस है ना उनका, आपने जैसे कहा, तो वो लैंडलेस का ये है कि फ़र्ज़ यानी वो किसी ना किसी की ज़मीन पे रह रहे थे, ठीक है। तो उनकी जो भी थी झुग्गी थी, अब वो बह गई, ठीक है। तो अब उनको जो पैसे मिल रहे हैं तो उसका पक्का मकान बनेगा। ये वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है कि आपके पक्का ही मकान बनाना है, कच्चा नहीं बना सकते। ये प्रोजेक्ट की मतलब यूजुअली मतलब यही होता है जनरली स्पीकिंग। अगर आप मकान बनाने जाएंगे तो वो पक्का ही बनाएंगे, फिर उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, ठीक। अच्छा, सो वो उसके अंदर अब मसला ये है कि वो ज़मीन किसी और की है, वो कह रहा है कि मेरी ज़मीन पे पक्का मकान तो नहीं बन सकता, ठीक। सो ये प्रैक्टिकल मसले हैं। मतलब इसका हल भी निकाला जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और एक अच्छे अंदाज में जा सकते हैं। प्रोजेक्ट लुक्स ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट है ये। और ये क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं जो कि असेसमेंट कर रहे थे ना इसका, तो वो उन्होंने इस तरह से बताया। उसके अलावा लेकिन ओवरऑल जो है ना, जो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम है फ्लड इफेक्ट, आपको याद है इसकी फिगर क्या थी? दिस वाज लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 30 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है। सब आप देखें कि घर कितने बनाए हैं इसके अंदर, 5 लाख लोगों के लिए। सो वेयर इज़ 30 मिलियन और 5 लाख कहाँ है, ठीक है ना। सो इसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा लोग हैं जो कि जिनका कि कुछ भी नहीं है। सो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज स्टिल ह्यूज। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़, फिर मैं सादिया पे भी आ जाऊँ, इसमें एक चीज़ कि हम अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट एक चीज़ ये भी है कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है उसको एड्रेस करना भी एक बहुत, उसका मैग्नीट्यूड इतना बुरा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक गवर्नमेंट की भी कितनी कैपेसिटी है कि इसको एड्रेस करें। मतलब ऑलमोस्ट 24 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सिंध के अंडर वाटर थे, 21 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सिंध के अंडर वाटर थे, तो 24 आउट ऑफ 30 कितना बड़ा इसका एक मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था। सादिया, ये हम जब अभी पीपल्स पार्टी की ही बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लॉस एंड डैमेज का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, और ये भी कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो COP 27 हुआ था जिसको स्पीयर हेड किया था, G77 के जो ब्लॉक था उसके अंदर, सो ही नेगोशिएटेड देयर लॉस एंड डैमेजेस, जिसको इंटरनेशनली काफ़ी प्रेज भी किया गया था एज अ फॉरेन मिनिस्टर। सो इस बारे में थोड़ी सी लाइट डालें। थोड़ा सा हम पहले पीछे चल जाते हैं कि हम इस पर आज बात कर भी क्यों रहे हैं।
ये जो मैनिफेस्टो होता है इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, मंशूर हम बोलते क्यों हैं। देखिए मंशूर के असल होता ये है कि मंशूर हर इलेक्शन पे एक मंशूर आना चाहिए, ठीक है। जो छोटी पार्टीज़ हैं वो एक अपना पार्टी का एक मंशूर बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी, PMLN जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, तो इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो हर 2024 का भी, 18 का भी, 13 के भी है। लेकिन जैसे छोटी पार्टीज़ हैं जिसका जैसे MKM हकीकी है, ठीक है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ठीक है, इन लोग ने अपने एक ही बनाया हुआ है मंशूर और उसी पे वो लोग, क्योंकि इनके पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं, उसी पे चला रहे हैं, ठीक। अब पीपल्स पार्टी ने जो अपनी, जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि लॉस एंड डैमेजेस, से पहले हम बात कर लेते हैं इनका जो मंशूर है, तो इसकी ज़रूरत उनको पड़ती क्यों है और क्लाइमेट के ऊपर को हम बात पर कर भी क्यों रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि क्लाइमेट के साथ जो है उस पर थोड़े पैसे नज़र आना शुरू हो गए हैं सारी पार्टीज़ को, क्योंकि इस पर जो फ्लड्स आए थे, और सिर्फ फ्लड्स ही नहीं, हमारे पास जो हीट वेव्स भी आ रही हैं कराची में ख़ास तौर पे, ठीक, इसकी वजह से जो है अब हमें वर्ल्ड ओवर नज़र आ रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस इसमें लगाएंगे पैसे। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये है कि पैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा कार्बन के एमिशंस जिनकी होती हैं, उनको हमने एहसास दिलाया है कि देखिए आपने एमिशंस की हैं, भुगतना हमें पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम जो मुल्क में जो अडेप्टेशन है, यानी हम भी तो एमिट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ती, हमारे यहाँ हीट वेव जो हो रहे हैं क्योंकि हम कॉन्क्रीटाइजेशन चले गए हैं, ठीक है। हर चीज़ पे हम पेवमेंट लगाते थे, सीमेंट से हमें मोहब्बत है, ठीक है। तो हम पार्क के ऊपर हम वो पेवमेंट पे लगाएंगे तभी वो चलने के काबिल रहेगा। तो हमारी अपनी भी उसमें वो होती है वजूहत कंट्रीब्यूशन की। अब जब आप आ रहे हैं COP27 के, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी का रुझान रहा क्या है इसकी तरफ। फॉर एग्जांपल हमने और आपने जो एक रिसर्च की है कि हमने 16 साल का हमने बजट देखा क्लाइमेट का, ठीक है, और उसमें हमें उसमें हमें इतनी चीज़ें नज़र आई हैं कि इनकी कारकर्दगी है क्या। सो दे हैव दैट्स अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि पीपल्स पार्टी जो है जब मैनिफेस्टो जो अपना डालती है, ये दरअसल होते हैं कि आगे जाके इसको पॉलिसीज़ की शक्ल नज़र आती है। हमने बड़ी पार्टीज़ देखी, PMLN का अगर आप देखें मंशूर इस साल का और इस इलेक्शन का, और पीपल्स पार्टी का भी, आपको नज़र आएगा कि आगे जाके इन्होंने क्या काम किया है, क्या करने जा रहे हैं, और बहुत तफसील बताई हुई इन्होंने। इनका भी देख लें, PTI का भी आपको नज़र आता है और MQM का भी आपको नज़र आता है कि इनकी पार्टी की पोजीशंस है क्या, मुख्तलिफ चीज़ों पे क्या क्या इनकी पार्टी पोजीशंस है क्या, तो क्लाइमेट के ऊपर उनको क्या नज़र आ रहा है, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है। सो अब हम उस पर आ जाते हैं कि लॉस एंड डैमेजेस जो है बेसिकली वर्ल्ड ओवर एक जो सारी कंट्रीज़ हैं जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत वो बहुत सारे ममालिक है वो इकट्ठा है, उनका कि भाई हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कि ये जो मुल्क हैं बाकी जो साउथ एशियन या जो ग्लोबल साउथ जिसको हम बोलते हैं, जो कि इक्वेटर के नीचे जितने ममालिक हैं जिनके ऊपर ये बोझ पड़ रहा है क्लाइमेट का, हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्पनसेट क्यों करना पड़ेगा? हमारे पास जो बजट्स होते हैं ना, उस पर ज़्यादातर हमने जो काम कर रहे होते हैं, हमने लगाए हुए होते हैं, हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। अब वो सारा पैसा निकाल के हमें जो फ्लड के जो इफेक्टिव्स हैं, हमें उन पर पैसा लगाना पड़ गया है, ठीक है। तो हमें पैसों की कमी पड़ जाती है। ये हमारी सोच है कि भाई कि हुकूमतें सही काम नहीं करती, गवर्नेंस, ये बात बिल्कुल बजा है। लेकिन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो हुकूमतें होती हैं ना, वो इतनी अमीर नहीं होती हैं, ठीक है। उनके पास उनकी इकॉनमीज इतनी बड़ी नहीं होती या और ज़्यादातर हमारे देखें ना, हमारे डेट कितना है, तो हम उसको पे ऑफ करने में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये जो लॉस एंड डैमेज का जो एक केस था आफ्टर फ्लड्स, वो मतलब क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, पीपल्स पार्टी ने उस टाइम पे एक क्रेडिट वहाँ मतलब वो केस वहाँ पे रखा, लेकिन वो अभी तक हमें वो लॉस एंड डैमेज का फंड अभी तक मिला नहीं है। देखिए वो इतना आसान नहीं होता। लॉस एंड डैमेज का फंड जो है ना, वो जो इंटरनेशनल होता है, वो आपको बहुत जो है वो हुप से कुदवाते हैं आपको कि आप भी करें, ये भी करें, ठीक है। आपको उन क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अभी लास्ट जो हमारी जो COP28 पे जो एक जो दुबई में जो मीटिंग हुई है बहुत बड़ी, उसमें हुआ ये कि ये भी झगड़ा चल रहा था, ये लॉस एंड डैमेज का जो फंड है ये रखा कहाँ जाएगा, इसका जो है इसके ऊपर बैठेगा कौन, इसकी रखवाली कौन करेगा, ठीक है। तो सब बहुत सारे ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड बैंक के पास चले जाए, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बाकी जो हमने कर्जे दिए हुए, ठीक है, और सियासी हम पर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक में जाके दैट्स वेयर द लॉस एंड डैमेज फंड इज नाउ लोकेटेड। अच्छा, लॉस एंड डैमेज से पीपल्स पार्टी ने ही इसको सबसे ज़्यादा प्रेस किया अपनी मैनिफेस्टो में, या बाकी पार्टीज MKM और PMLN भी एक मेजर स्टेक होल्डर है? यस ऑफ कोर्स, PMLN ने तो क्या है, जाहिर है। देखिए मैनिफेस्टो जो आप इनके मैनिफेस्टो पढ़े ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है आपको, इनको अंदाज़ा हो गया इनकी हुकूमतें बननी कहाँ कहाँ है। जी जी, आप देखिए सिंध का जो आप पीपल्स पार्टी का देखें ना, आपको ज़्यादातर नज़र आ जाता है कि ये सिंध पे ही फोकस है, बट फेडरल लेवल पे आपको नज़र आ रहा है कि
पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और सिर्फ फेडरल लेवल की बात नहीं है, ये सेनेट में तो बैठते हैं ना, इनके सेनेटर्स भी तो होते हैं। पार्टी पोजीशन जो है ना उसके पता चलते हैं। मेरे एक दोस्त हैं शाहिद वहीदी, इकोनोमेट्रिशियन हैं, मैंने इनसे पूछा कि ये ANP और JUIF है, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि कराची में लोग कैसे हैं और जो KP में कैसे हैं? तो उसने मुझे बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उसने क्या कहा कि पार्टी हर जगह एक जैसी ही होती है, उसका कैंडिडेट मुख्तलिफ होता है। तो जब ये कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं तो अपने मंशूर में देखते हैं कि हमारी पार्टी की पोजीशन है क्या। वो कैंपेनिंग इस लिहाज से करते हैं। अभी जलसे हो रहे हैं, ठीक है ना, लाइव वो हो रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव हो रहा है, टिकटॉक पे लाइव अपना वो स्ट्रीमिंग हो रही है, उसमें लोग बताते हैं मुख्तलिफ इनके इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको अब बता दिया। मंशूर उनके लिए भी होता है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी पार्टी ने क्या चीज़ प्रॉमिस की है। अगर 300 यूनिट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो पता होना चाहिए कि भाई कुछ तो नए पहले आप खड़े हो रहे हैं, सबके पास इतने पैसे नहीं, तो जल्द से जुलूस में जाके बोलेंगे भी क्या। तो अपनी पार्टी होता है। 300 वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ऑब्वियसली कहते हैं मोस्ट वल्नरेबल अमंग द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेंसस है कि उन्हें थर्ड कोल से लाजमी बिजली प्रोड्यूस करनी है। यासिर इसको बताएगा कि थर्ड कोल से क्लाइमेट चेंज को भी हम मतलब डील कर रहे हैं, थर्ड कोल से बिजली भी हम बना रहे हैं। इस चीज़ में एक चीज़ है कि अगर इस रीजन के लोग जो लीडर्स हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, अगर वो एक चीज़ बोलें कि वेस्ट ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी हिस्से की कार्बन इमिशन कर ली, अब जब हमारी बात आई है सस्ती बिजली प्रोडक्शन के लिए तो हम क्लाइमेट चेंज पे चले जाएं, और वो बोले नहीं अब हम भी करेंगे, अगर वो इस नोशन पे चले जाएं तो बड़ा एक डेंजरस जोन में हम चले जाएंगे। क्योंकि थर्ड कोल के ऊपर तो मेरे ख्याल से एक नेशनल कंसेंसस नज़र आता है कि सबने थर्ड कोल से बिजली प्रोड्यूस करनी है। आप ये कह रहे हैं कि जो डेवलप ममालिक हैं वो डेवलप हो गए इसी फ्यूल की बेसिस पे जी, और तो अब जब हमारी बारी आई है यूँ कहने को, तो ये कि हमें क्यों रोक रहे हैं वो, ठीक है। बात ये है कि ये मतलब ये कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं है, ये एक शिकायत के तौर पे कहा जा रहा है जी। और जबकि हकीकत ये है कि विंड और सोलर एनर्जी ही दुनिया की सबसे सस्ती आजकल के ज़माने में एनर्जी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप ये पुरानी टेक्नोलॉजी कोल जो कि 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिससे आया था, स्टीम इंजन जिससे चलता था, उसको आप क्यों यहाँ पे उठा रहे हैं? इसलिए कि आपके पास ख़राब कोल के ज़खायर ज़्यादा हैं और वो सस्ता पड़ेगा। नहीं, वो सस्ता नहीं पड़ेगा। अगर आप ये देखें कि जो सोलर के ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं अभी तक, सो वो नहीं होने चाहिए, बल्कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। आपको सिंध और बलूचिस्तान में 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने चाहिए, PV के, सोलर के, और उसको सपोर्ट करने के। मिनी ग्रिड्स होनी चाहिए जो कि डिसकनेक्टेड फ्रॉम मेन ट्रांसमिशन होनी चाहिए। मतलब इलाके वाइज अगर आपको इतना सूरज मिलता है, सो यू हैव द राइट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, सो उसको फैसिलिटेट करना लेकिन ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात है ना। देखिए सूरज जो है हर जगह पहुंचता नहीं है। मैं हैदराबाद के ऐसे इलाके में गई हूँ, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने का वो इलाका है, जैसे लाहौर का पुराना नहीं होता शहर, गलियाँ हैं, वहाँ सोलर पैनल उनके घर हैं, वहाँ कैसे लगाएंगे, वहाँ धूप नहीं आती है। देखिए अभी ज़्यादातर मुल्क में बिजली नहीं है, ठीक है। सो अगर आप एक गांव 20 घर हैं जैसे कि ना, सो उसको आप सिर्फ सोलर प्लांट्स फ्री के दे दें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी यानी लाइफ उन लोगों की कितनी चेंज हो जाएगी। सो उसमें मैं क्रूशल इंडस्ट्रीज़ आपको बताता हूँ बेस्ड ऑन रिसर्च एजुकेशन की, कि एक्चुअली बच्चे स्कूल का होमवर्क करने लगते हैं। ओके, सो यू कैन इमेजिन कि वो जनरेशन पे कितना फ़र्क पड़ता है। मैंने रेडी वुड में देखा था कि एक झोपड़ी मैंने देखी कि झोपड़ी छत नहीं है और लेकिन उनके पास सोलर पैनल लगा हुआ था और वो बच्चा जो है मोबाइल फोन चार्ज कर रहा है। काफ़ी टाइम से कराची के रूरल एरियाज में अगर आप विजिट करें ना, तो ये सोलर पैनल नज़र आ रहे थे कि शॉप्स के ऊपर लगे हुए हैं। एक छोटी शॉप है उसके ऊपर उन्होंने वो बैटरी के साथ एडजस्ट करे हुए। तो ये प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल है रूरल एरियाज में बहुत पहले से अडॉप्ट हो रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल है बिजली पहुंची नहीं थी, उन्होंने अपनी, क्योंकि वहाँ अपार्टमेंट्स नहीं ना, कराची में ज़्यादा हम फ्लैट में रहते हैं ना। इसमें एक चीज़ पे अगर कर लेना कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या, वैसे पीपल्स पार्टी ने तो बोला कि हम सोलर पार्क्स बनाएंगे। मैं जैसे पीटीआई का देख रहा था कि उन्होंने लिखा हुआ तो है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के हवाले से, लेकिन मुझे कोई टैक्सेशन वगैरह के हवाले से नज़र नहीं आया कि वो कोई इंसेंटिव्स अगर देंगे या नहीं देंगे, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो होती है इस हवाले से। तो उनके भी मंशूर के अंदर बातें इस तरीके से हुई हैं, बहुत फॉर ऑब्वियस रीज़न नज़र आ रहा है कि उन्होंने चीज़ें ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्स में नहीं गए हैं। अच्छा, एक क्योंकि हम कोल के ऊपर बात कर रहे थे, तो पीटीआई ने एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोडक्शन है
वो विद इन लाइक नेक्स्ट 10 ईयर्स को 20% पे लेकर आएंगे, लेकिन आगे जाके वो लिखते हैं कि हम कोल से भी बिजली जो है वो बनाएंगे, इंडिजिनस कोल से। तो ये थोड़ा आयरॉनिक नहीं है? No, this is incorrect. Let me tell you what it actually is. ठीक है ना? And I will tell you what they're saying. देखिए फ्यूल मिक्स पे उन्होंने कहा है कि जो फ्यूल मिक्स है उसमें जो है फॉसिल फ्यूल को हम सिर्फ 20% तक ले आएंगे। ठीक है ना? अब यासर में एक्सप्लेन कर देंगे कि ये फॉसिल फ्यूल और मिक्स की क्या बात है। ठीक है, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस बेटर टू अस, बट दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग। देखिए आम शख्स के लिए, एक आम शहरी के लिए मैनिफेस्टो पढ़ना एक तो बहुत ज़रूरी हो गया है, खासतौर से हमारे जो यंग लोग हैं उनको पता होना चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने इसको पढ़ा कि जब वो टेक्स्ट इस तरह लिखेंगे, चाहे उर्दू में लिखें चाहे अंग्रेज़ी में लिखें, वो टेक्निकल इतना हो जाता है कि आम फहम ज़बान में वो है नहीं। लेमैन के लिए जी जी, तो चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं। जी जी, लेमैन के लिए कर रहे हैं, आप बताइए। जी जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। अब UNFCCC जो है, जो कि UN का इदारा है क्लाइमेट चेंज का मेजर, UNFCCC यही कॉप को ऑर्गेनाइज़ करवाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में होता है, पूरी दुनिया अटेंड करती है उसको, और उसी के अंदर नेगोशिएशंस होती हैं क्लाइमेट की कि भाई आप ज़्यादा एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं, आप कम प्रोड्यूस करते हैं, तो किसको कितना नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए वो फ़ंड भी बन गया है, जो कि यानी एक तो है, एक तरफ GCF है, ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड, और दूसरी तरफ लॉस एंड डैमेज का एक अलग फ़ंड आ रहा है, जो कि बेसिकली जिनका नुकसान हुआ है वो गरीब मुल्क भी हैं, और करने वाले आप यूँ कह सकते हैं कि जिन्होंने कि पहले एमिशंस किए हैं। ठीक है, सो वो अब हम देखते हैं कि काफ़ी अमीर मुल्क हैं। ठीक है, सो जर्मन कोर्ट में एक केस भी है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान, ओके अब आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से जो ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेट चेंज से डैमेज हो जाएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है और इतने बड़े स्केल पे हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान डिज़र्व्स इन द सेंस के नॉट खैरात, क्योंकि उन्होंने ये डैमेज किया है पाकिस्तान को, सो दे शुड पे, जर्मनी शुड पे, दिस इज़ द केस। सो यानी जो कॉप और ये सारे कुछ जो चल रहा होता है ना, सो उसके अंदर ये नेगोशिएशंस हो रही होती हैं बेसिकली। इसमें एक ये है कि हम बाहर तो बहुत एग्रेसिवली वो कर रहे हैं, अपने केस को बिल्ड भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन हम फिर वही है कि उसी पे आएंगे कि हम अपने मंशूर की हद तक हमने बहुत अच्छी बातें कर दी हैं, लेकिन अभी जो हमने एक्शंस लिए रिसेंटली, मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहूँगा सादिया कि क्या वो इतने अच्छे एक्शंस हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमने जो लिए, वो कोई फ्रूटफुल भी हैं, या बस वो आपने ऐसे एक बात करी थी, वो मैंने अपने पास नोट भी करी थी कि ये लोगों का दर्द कम है, और जो है वो क्योंकि इसमें पैसा नज़र आ रहा है तो इसलिए इस तरफ जाया जा रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ। ग्रीन वॉश का, ग्रीन वॉश एग्जैक्टली। देखिए वो नेक नीयती तो नजर आती है आपको इनके सारे मंशूर में, नेक नीयत तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। मंशूर की हद तक, जी मंशूर की हद तक होता है। देखिए ज़्यादातर जो है जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ हैं, वो जो हैं फिर इसको अपनी अमली तौर पे इसको पार्टी पोजीशन यानी आगे जाके पॉलिसी बनाती भी हैं। ये मंशूर निकलता ही उनसे है कि पॉलिसी डिस्कस कर रहे होते हैं हम आगे जाके पॉलिसी बनाएंगे क्या, मंशूर दरअसल निकलता उसी में से ही है। लेकिन मैं कराची स्पेसिफिक अगर मैं बात करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल MKM और जमात इस्लामी है, ठीक है, हम उन पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जैसे मैं इनके जो मैनिफेस्टो देख रही हूँ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, वैसे उन्होंने कराची के लिहाज से बात की है, काफ़ी हद तक बात की है, कराची के लिए खास सेक्शन है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास जो है ना वो विजन मुझे नज़र आ नहीं रहा कि हीट वेव का लफ्ज़ का जिक्र तक नहीं है। ठीक है, आप देखिए गर्मी, आपको फरवरी के शुरू में आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, तो आप सोचिए कि हो सकता है मार्च में हीट वेव्स आना शुरू हो जाएंगी। हमारे दोस्त है कराची अर्बन लैब में, उन लोगों ने एक इतनी बेहतरीन स्टडी की है अर्बन हीट आइलैंड, या सो बेसिकली वो ये कहते हैं कि हीट वेव्स, और उन्होंने कहा है, प्रिडिक्ट किया है कि फ्लड्स हर साल इतनी आएंगे नहीं, मैंने बारिशें इतनी खौफनाक जो हैं वो यकीनी नहीं है कि हर साल आए ना आए, लेकिन ये बात तो तय है कि कराची में हीट वेव तो आएगी ही आएगी, और 2-3 दफ़ा आएगी। अब तो ये भी हो रहा है। ठीक है, हम क्या उसके लिए तैयार हैं? तो बहुत हैरत की बात है कि अब MKM और जमात इस्लामी के उसमें मुझे हीट वेव का लफ्ज़ नज़र नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल पीछे रह गए इसमें। जमात इस्लामी की 1-2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आई थी मुझे, ये कि उन्होंने एयर क्वालिटी पे कहा है, और एयर क्वालिटी पे उन्होंने बाकायदा इंडेक्स दिया है कि 100 इंडेक्स जो उसका AQI होता है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि ये सही है, ये अच्छा है या बुरा है, इफ़ यू कैन ऐड टू इट। और जैसे PTI ने हमें पहली दफ़ा जो मंशूर में देखा है, एक ही मंशूर में लिखा हुआ है कि एडवोकेटिंग ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, वो लफ्ज़ जो है क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, जो इंसाफ हमें चाहिए क्लाइमेट जस्टिस, वो उन लोगों ने डाला है। ये बड़ी बात है। ठीक है, सो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट एयर क्वालिटी पे आप आ जाएँ। जी, एयर क्वालिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि
एमिशंस जब निकलते हैं तो वो एयर क्वालिटी ही को अफेक्ट करते हैं, और जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है ना, सो एयर क्वालिटी जो है वो वही तो ख़राब हुई है एमिशन से एक्चुअली। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो आपका ट्रांसपोर्ट जो शहर के अंदर की जो एग्जॉस्ट और एमिशंस हो रहे हैं वो ज़्यादातर 60% ट्रांसपोर्ट से निकलते हैं, ठीक है। सो दैट्स द अदर। सो आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा से कह दें। एक क्वालिटी पर जमात इस्लामी ने कहा है कि 100 सही। AQI, but is that a good AQI, like a work of 100? Is that good or bad? It's good in the sense कि healthiest is under 50, लेकिन वो थोड़ा सा और टाइट हो गया है, सो अंडर 38 अकॉर्डिंग टू द। आज जैसे बारिश हुई थी तो कितना होगा? एक सेकंड। सो अगर 100 कह रहे हैं ना वो, सो 100 ऐसा है कि यानी बेस्ट से थोड़ा सा कम भी हो अगर, सो नॉट अनहेल्दी बट नॉट आइडियल आइदर, ठीक है। सो 100 का लेवल तक अगर है सो यू आर फाइन, ठीक है। और अगर 50, 60, 70 भी है, सो इसको आप परफेक्टली हेल्दी नहीं कहेंगे, लेकिन उससे थोड़ी सी ख़राब, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर अनहेल्दी, हैज़र्डस और ये आ जाते हैं, और वो जैसे रेड में चला जाता है। सो ये जो है आप समझे ग्रीन और येलो जो इसका कलर कोड है उसके साथ। अच्छा, एयर क्वालिटी का इशू बहुत प्रेसिंग इशू है, बहुत ये भी क्लाइमेट चेंज जिसमें आ जाएगा, आप सभी फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस हवाले से तकरीबन सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डाला है, पीपल्स पार्टी ने डाला है। डू वी हैव एनी पॉलिसी फॉर इट, एनी लेजिस्लेशन फॉर इट, के इसके ऊपर हो क्या रहा है? जी, लेजिस्लेशन फेडरल लेवल पे है, और ये नेशनल एयर क्वालिटी है पॉलिसी है। इसके अलावा जो है यानी प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कि एनवायरनमेंट के लॉज हैं। सिंध में जो है वो हैं सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014, ठीक है। सो उसके अंदर भी एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, यानी कि बाहर आप जाएं सो जो आपका माहौल है, ठीक है, उसका एयर क्वालिटी क्या है एवरेज, सही है। सो लेकिन एयर क्वालिटी जो है ना वो एक पॉइंट ही की पड़ी जाती है। सो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी ये है। अब बाहर अगर सड़क पे ट्रक गुजर रहा है, ट्रक पे ट्रक गुजर रहे हैं, ठीक है, सो वहाँ मेजर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सो एक एवरेज सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। बहरहाल 100 भी मेरा ख्याल है हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि देखें सर्दियों में ज़्यादा ख़राब होती है, तो कराची की जो है ना 300-350 तक पहुँचती है, लाहौर की जो है 1100 तक पहुँच जाती है, जबकि 350 का मतलब है हैज़र्डस का मतलब है खिड़की दरवाजे बंद करके स्कूल की छुट्टी, तो 150 पे हो जाती है, 200 पे हो जाती है स्कूल की छुट्टी दूसरे मुल्कों में। और हम जो हैं वो 700-800 लाहौर में रह रहे हैं, और यहाँ पे लेकिन अच्छी बात ये कराची की साइड पे कि साहिल समंदर से जो हवा आती है गर्मियों में, मानसून जिसको कहते हैं हम, ठीक है, वो यहाँ तक के बेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो जाता है तकरीबन अगस्त के महीनों में एयर क्वालिटी। लेकिन देखें एयर क्वालिटी गाड़ियों के धुएँ से निकल रही है 60%, उसके बाद पावर प्लांट से निकलती है जो कि 9 हैं फॉसिल फ्यूल प्लांट्स कराची के आसपास में, और उसके अलावा फिर इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है। सो इंडस्ट्री वैसे ही बुरे हालों में है। पावर प्लांट्स अलबत्ता जो हैं वो फ़ौरन फॉसिल फ्यूल फेज़ आउट होना चाहिए, और उसकी जगह आपको रिन्यूएबल्स पे जाना चाहिए, क्योंकि वही सस्ते हैं। हमको जो बताया जा रहा है उसमें काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, लीस्ट कॉस्ट पे नहीं जा रहे। ये सिर्फ इसलिए कि ये कोयला जो है ज़मीन से आसानी से निकाला जा सकता है, ये चाहते हैं कि उसी पे चलते रहें कंटिन्यू। हम आखिरी मुल्क होंगे शायद कोल छोड़ने वाले। अच्छा, इसमें अभी क्योंकि आपने सीपा का जिक्र किया तो मैं उस पर ज़रूर आना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबके लिए। अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली मैनिफेस्टो है, उनकी 3 टेन्योर्स की कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट भी सिंध में रही है। सीपा का रोल बहुत ही क्वेश्चनेबल या कंट्रोवर्शियल भी कहा जा सकता है। जब हम पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो वो एक लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज में वो दे आर चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, लेकिन ऑन ग्राउंड देखते हैं तो बिल्कुल ही स्टोरी अलग है। तो सीपा के रोल के ऊपर रोशनी न डालें, एयर क्वालिटी के इंडेक्स को इंश्योर करने के लिए उन्होंने मेजर्स कितने लिए होंगे आज तक, कितने लोगों को फ़ाइन किया होगा इस चीज़ के लिए? उनके लॉ तो है ना उनके पास? जी, सो अगर करंट मेयर को ले लें मुर्तज़ा वहाब साहब, तो जब ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे तो इन्होंने एक केस फाइल किया था कि कोई इन्वायरमेंट वायलेशन हुई है, तो सीपा को उन्होंने कहा कि भाई ये केस कर दो, ठीक है। एडवाइजर थे, मिनिस्टर थे, मिनिस्टर नहीं थे, सीएम के एडवाइजर थे। वो वजह ये थी कि ही वाज नॉट इलेक्टेड, सो इसलिए एडवाइजर ही के तौर पे उनको अंदर लाया जा सकता था। सो ये हुआ। तो अब उन्होंने एक्चुअली उनके अल्फाज थे जब वो
मिनिस्ट्री में पहुँचे हैं कि मैं तो बहुत इन्वायरमेंट के बारे में सीख रहा हूँ, मुझे तो नई नई बातें। सो अब मिनिस्टर लेवल पे अगर आदमी ये कह रहा है सो क्या होगा। सो बेसिकली वो एक जो केस उन्होंने किया था वो भी उनके पर्सनल किसी का था, वो सीपा के थ्रू किया था। जी हाँ, सीपा के थ्रू किया था। जबकि जब वाटर कमीशन बैठा था और उसने सीपा के अफेयर्स को देखना शुरू किया था तो 200 केस फाइल किए थे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ ने जो कि पोल्यूशन फैला रही है। 2013 की बात है। आप समझें कि क्या पोल्यूशन का मसला हल हो गया है, अब प्रॉब्लम नहीं है क्या? अब कितने केसेस हैं? 0। सही है। लेकिन सीपा पे थोड़ा बात कर रहे हैं। एमक्यूएम ने देखें अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वी विल कोलैबोरेट विद सीपा एंड पीपा। पीपा में खास से उन्होंने जो फेडरल कॉलेज को बोल रहा है। तो देखें ऐसी बात नहीं, एमक्यूएम जो है इसके बारे में सोच रहा है कि सीपा के बारे में बड़ी बात है, प्रोग्रेसिव है। जमात इस्लामी में हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये बात की। सीपा के जो एक्ट है उसके शुरू में भी कुछ ऐसी क्यूज़ होते हैं, वो क्या वो बता पाएंगे क्या है? जी बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। उसमें भी आप समझें कि बेसिकली आपको ये समझ में आएगा जब आप इसको एक सिलसिले से कुछ वक्त तक देखते रहेंगे कि जो इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं हमारे सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014, उसकी एक एक लाइन जो है ना वो उस पर अमल नहीं हो रहा है। यानी कि सबसे पहले जो एक्ट है उसके अंदर काउंसिल डिफ़ाइन की हुई है, वो काउंसिल है ही नहीं। वाटर कमीशन जब बैठा था तो उसने बहुत सारे काम किए थे, डीजी सीपा को फारिग कर दिया था। वो बहरहाल नईम मुग़ल साहब वो उसके बाद जब वाटर कमीशन का दौर ख़त्म हुआ तो वो रूल्स चेंज करवा के वो दोबारा उसी सीट पे आ गए। और इसके बाद अब फिर से सीएम ने उनको जो है वो एक तरह से फारिग तो नहीं कर सके वो, लेकिन उनको छुट्टी पे भेज दिया केयर टेकर सीएम ने। सो अब हमें उम्मीद है कि जैसे ही इलेक्शन होगा वो फिर से वापस आ जाएंगे किसी तरकीब से, और उनको नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने जितने फेक एनओसीज EIAs किसी के लिए किए हैं, किसी के कहने पे किए हैं। और बेसिकली जो है ये पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट है ये इसमें EIA की मिसाल के तौर पे कीमत जो है ना 10-15 लाख है और NOCs बेतहाशा हैं। सो हर NOC जो इशू किया गया है, हर EIA में जो फेक चीज़ें लिखी गई हैं, आप ये अंदाज़ा करें कि अगर ये साल में 10,000 EIA होते हैं तो कितना डैमेज सिंध की ज़मीन और हवा और लोगों को की हेल्थ को किया गया है। सो दिस ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। लेकिन मैं डिसएग्री करती हूँ कि नईम मुग़ल वापस आएंगे। ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो खुद भी चाहती है कि बेहतरी है, ये हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन एक नियति पे हम शक नहीं कर सकते। लेकिन वो आते हैं ब्यूरोक्रेसी, देखिए ब्यूरोक्रेसी वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। ब्यूरोक्रेसी में जो है ना फर्ज कर लेते हैं, लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं ना। ठीक है, इरादा उन्होंने डाला है, बहुत ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो भी आएगा बड़ा इसमें शौक से आएगा। आई वांट टू ऐड वन थिंग। अब जिस तरह आपने बोला ना कि एमकेएम ने सीपा का जिक्र किया है या पीपल्स पार्टी साहब ने बोली है कि दे वांट कि चेंज आए, जो कि अपेरेंटली आजकल तो लगता भी है जितनी वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर एमकेएम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें ना, सो बिल्डिंग लॉस की बहुत वायलेशन एमकेएम ने की है। गटर बगीचा पे जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको स्पेयर हेड एमकेएम ने किया है। बाकी पार्टीज़ का अगर 20% शेयर होगा ना तो एमकेएम का बड़ा चंक है उसमें। ठीक है, तो गटर बगीचा वाज द लंग्स ऑफ कराची, उन्होंने खूब किया है। अब अगर सीपा आता है और अपने लॉस को असर्ट करता है, एमकेएम हो गया, पीपल्स पार्टी होगी, पीटीआई हो गई, इनफैक्ट जो आपकी स्टेट के जो और इदारे होते हैं उनकी जितनी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना सब चले जाएंगे अगर सीपा ने अपने लॉस का असर्ट अच्छा ये तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सीपा का एक मुझे लास्ट जो याद आ रहा है जो थोड़ा एक्टिव हुई थी 2016-17 की जहाँ तक बात है, ये इंडस्ट्रीज़ के पीछे लग गए थे कि आप जो है वो एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं अपने अंदर, और उस पर इंडस्ट्री एहतजाज पे चली गई थी। उनका कहना ये था कि कराची का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जो कि 6 जगहों पे समंदर से पहले जहाँ पे नदी नाले बह रहे हैं कंबाइन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट जब वो लगा लेंगे तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो वो दोनों में इंडस्ट्रीज़ में और इनमें जंग चलती रही, ना हुकूमत ने लगाए वो कंबाइन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ना इंडस्ट्रीज़ ने लगाई। तो बस फिर वो इसी तरह मामला मुझे लगता है आगे भी हम उम्मीद आप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा देखिए ये मौका अच्छा कहने के लिए कि जो EIA जो होती है ये है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि किसी प्रोजेक्ट से पहले एक बाकायदा माहौलियात के लिहाज से एक असेस करते हैं कि किससे फ़र्क क्या पड़ेगा। सिर्फ PTI की आपको मंशूर देखिए 2018 में नज़र आया है और 2024 में भी उन्होंने डाला है लाजमी का उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए व्हिच इज एक्चुअली वेरी प्रोग्रेसिव कि उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज पे असर्ट किया है कि इट्स वेरी टेक्निकल गुड। जो पीपल्स पार्टी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स अभी सर उन्होंने KCR को बोला था कि बनाएंगे तो KCR की EIA हो गई थी, ऑल्दो लेकिन फिर क्या PTI ने कराई थी EIA गुज्जर नाले वगैरह की जो EIA थी वो PTI करा रही है। चलें गुज्जर नाले पे नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा
क्योंकि कुछ EIS तुमने अटेंड करी थी, मैं उसको जानना चाह रहा हूँ। गुज्जर नाले के ऊपर आ जाते हैं अब, क्योंकि दिस इज ऑल इज वेरी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। गुज्जर नाले की बात करते हैं और या सीपा की भी बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, तो गुज्जर नाले को हमें हाउसिंग के उसमें भी देखना पड़ेगा। अब उसमें पीपल्स पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जगह जगह चीज़ बोली है कि हम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। अब गुज्जर नाले वाला केस में सादिया ने भी क्योंकि काफ़ी काम किया, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट क्योंकि मैंने इसकी EIA खाली कवर की थी, तो गुज्जर नाले की गुज्जर नाला बेसिकली EIA होती है, प्रोजेक्ट बनने से पहला हथौड़ा चढ़ने से पहले ना EIA और पब्लिक हियरिंग होके ख़त्म होनी चाहिए और सीपा का NOC होना चाहिए, तब हथौड़ा ज़मीन पे पड़ेगा। गुज्जर नाले में आपने लाखों लोगों को इवेक्ट कर दिया, नाला बनाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक क्योंकि उसका डोनर था, जब उसके ऊपर भी प्रेशर आया, वर्ल्ड बैंक भी पीछे हटा। उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी उन्होंने बनाने लगे। उसके बाद जाके उन्होंने EIA कंडक्ट की और पब्लिक हियरिंग की, और सीपा ने कराई थी। फिर वो सीपा ने करवाई थी। NDMA क्योंकि मेजर प्रोपोनेंट था, बेसिकली NDMA फेडरल इदारा है। अदालत ने बोला था 2020 की रेनफॉल के बाद कि आप लोग सिंध में, क्योंकि नालों का बुरा हाल है, तो सिंध गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, तो अब यहाँ पे अदालत का भी मसला है कि अदालत की, मुझे नहीं लगता है कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट की लीगल अफेयर्स में, बट अदालत ने NDMA एक फेडरल इदारे को बोला कि वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर नालों को रिहेबिलिटेट करे, हालांकि इट वॉज सिंध गवर्नमेंट को ही करना चाहिए था। सो NDMA ने फिर वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बन गया था। उसके बाद उसकी EIA कंडक्ट करवाई, पब्लिक हियरिंग हुई। पब्लिक हियरिंग में आप भी शायद मौजूद थे, और पब्लिक हियरिंग में लिटरली सीपा के अफसरान ज़्यादा थे। लोग जो पब्लिक हियरिंग के अपनी ग्रीवेंस लेके आए थे ना, वो 3 से 4 लोग बैठे हुए थे। ये पब्लिक हियरिंग का हाल था। गुज्जर नाले की पब्लिक हियरिंग हो रही थी, महमूदाबाद नाला, मतलब काफ़ी बड़ा किलोमीटर्स का स्ट्रेच भी है, स्टेक होल्डर्स नहीं थे, स्टेक होल्डर्स वहाँ पे नहीं थे। पब्लिक हियरिंग में जो उनका कहना ये था, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी EIA कि पता नहीं 70%, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, 70-60% लोग तो प्रोजेक्ट बनने से खुश हैं, मतलब जिनके घर टूट रहे हैं, दे आर हैप्पी अबाउट द प्रोजेक्ट कि हमारा घर टूट रहा है, वी आर हैप्पी अबाउट इट। सो द रिपोर्ट इन इटसेल्फ वाज अ वेरी फ्लॉड डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हमारे दोस्त हैं फैसल रहमान, ही इज़ ऑल्सो अ यंग एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट। उन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाया, वो है एनवायरमेंटल रेसिज्म के ऊपर। अब ये कहने को तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, कराची में इस पर कैसे फिट होता है ये, तो फिर उन्होंने जब मुझे समझाया तो मुझे नज़र आया, जैसे मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, मलिर एक्सप्रेस का अगर आप ओरिजिनल प्लान देखें तो वो जो है गुजरना था लांडी की तरफ से, फ्यूचर कॉलोनी की तरफ से। वहाँ पर सिर्फ 1 किलोमीटर का जो लैंड है वो इफेक्ट होनी थी, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी तरफ कर दिया, जहाँ से शाह फैसल कॉलोनी गुजरता है और मलिर की तरफ जाता है। मलिर के लोगों ने एहतजाज करके, हम क्योंकि उनके साथ ही हैं, ठीक है, अपनी ज़मीनें जैसे तैसे बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो अजीमपुरा की तरफ से गुजरेगा, ठीक है। यकीनन कुछ घर शायद गिरेंगे, और क्या नाम है, वहाँ पर जब वो ये 6 लेन्स की जो बनेगी हाईवे, एक नदी के ऊपर जो है हाईवे बना रहे हैं, अक्लमंदी देखें आप, ठीक है। और वो इतना वहाँ से धुआं निकलेगा, या लोग की ज़िंदगी ऐसी मुतासर होंगी, शोर से भी ट्रक गुजरेंगे, गाड़ियाँ गुजरेंगी, ठीक है। तो क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ जो आबादी रह रही है वो पश्तो स्पीकिंग आबादी है, ठीक है ना, और उनका वोट बैंक वहाँ से निकलता नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बहुत अरसे से वोट नहीं जीता है। तो एनवायरमेंटल रेसिज्म हमें कराची में नज़र आती है, और सड़कों की शक्ल में नज़र आती है, हाईवे की सूरत में नज़र आती है। अब हम मलिर पे बात कर ही रहे, मलिर रिवर जो है, अब जब मलिर एक्सप्रेसवे की बात होती है तो लियारी एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत ये होता है कि जैसे लियारी एक्सप्रेसवे बने वैसे मलिर एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन ये गलत है। लियारी एक्सप्रेसवे जो है वो क्या नाम है 578 स्क्वायर किलोमीटर्स का उसका कैचमेंट एरिया है, और मलिर जो है वो 2254, इट्स 4 टाइम्स बिगर। एक अच्छा, जमात इस्लामी में देखें क्या लिखा है, जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में लियारी एक्सप्रेसवे का लिखा है, और कहा है कि इसके ऊपर बसें चलाएं आप लोग ज़्यादातर, ठीक है ना। दे राइट कि सड़क जब बनाई है तो उसमें बसें चलाओ ना यार, ये किन के लिए बनाते हैं आप, बड़ी गाड़ियों के लिए बना रहे हैं, बसें चलाएं आप उनके लिए। BRT भी तो बसें ही हैं, BRT भी बसें। अब मलिर एक्सप्रेसवे का ये है कि अब वो इतनी बड़ी नदी है का जो इलाका है, अब उसमें पूरे साल पानी बहता नहीं है, इसको नॉन पेरेनियल बोलते हैं, लेकिन जब बारिशें आती हैं तो वहाँ गुजरता है। और दूसरी बात ये कि ये जो इतना बड़ा रकबा है जो कि नदी का है, दरिया का बेड, रिवर बेड जो उसको बोलते हैं, उसका काम ये होता है कि वो हीट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके जो फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पर ग्रीनरी भी होती है, ठीक है। ये हर जगह शजरकारी, दरख्तकारी कर लेंगे, KMC में नजर के बजट नज़र आता है, हर वक्त पार्क बन रहा होता है क्लिक के नाम से या केनप के नाम से, तो यहाँ पर भी तब कर सकते हैं। इस नदी का जो इलाका है इसको भी आप रिवाइव कर सकते हैं, रिवाइल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। टूरिज्म बढ़ेगा, इससे शहर में जो दर्जा हरारत है वो कम होगा,
ठीक है। नहीं, इनको यकीन है कि नहीं, इस पे एक 6 लेन की हम जब सड़क बनाएंगे ना, और कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए हम अच्छा कर रहे हैं, एक नदी के ऊपर, ये कहाँ की कलमंदी है कि एक नदी के ऊपर जो है आप एक इतना बड़ा हाईवे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये माहौलियात के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है। इसमें एक चीज़ है, अब क्योंकि मेरी जब भी बात होती है मुर्तज़ा वहाब से भी, तो वो उसको डिफेंड करते हैं। ऑब्वियसली कल बिलावल भुट्टो जरदारी का भी 1-2 दिन पहले पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने डिफेंड किया कि मलीर एक्सप्रेस वे तो बनना चाहिए, और उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, बट पीपल्स पार्टी डिफेंड्स दिस प्रोजेक्ट। वो कहते हैं कि जो एलिवेटेड होगा अगर पानी, और उसमें कल्वर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी हम बना रहे हैं, कल्वर्ट्स की जगह और वर्ड उन्होंने यूज़ किया, मुझे टेक्निकल वर्ड मुझे नहीं पता, जिसमें से पानी गुजर जाएगा तो पानी फ्लड्स का भी खतरा नहीं होगा, कि वो इम्पीड नहीं कर रहा वाटर की मूवमेंट को इनसाइड वर्ल्ड बैंक। ये एनवायरमेंटली डेंजरस कितना है इसका पता इससे भी चल जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि इसको फंड कर रहा था ऑन साइटिंग एनवायरमेंटल कंसर्न, जो वहाँ के फार्मर के कंसर्न ने, उसने पैसा वापस कर लिया अपना प्लेज, अब वो नहीं कर रहा। FCDO ने क्लॉ बैक कर लिया, मतलब अपना पैसा फंड करके वापस मांग लिया साइटिंग एनवायरमेंटल रीजंस। सो दिस शोज़ के उसमें एनवायरमेंटल खतरात मौजूद हैं, डिस्पाइट दैट जो कि पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, वो मलीर एक्सप्रेसवे जैसा प्रोजेक्ट बना रहा है। पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि वो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, वो कराची के गुलिस्तान जौहर में एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास बनाते हैं विदाउट कंडक्टिंग एन EIA। सो वो उनके एक्शन उनके मैनिफेस्टो के ऑपोजिट हैं। करीमाबाद पे एक अंडरपास बन रहा है जो कि वहाँ के शायद शॉपकीपर से भी बात करें ना, दे आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट अंडरपास, ठीक है। उसकी EIA अब जाके केयर टेकर के सीनियर मिनिस्टर ने आपने कल बताया था कि वो करीमाबाद वाला अंडरपास तो नहीं, अब जाके वहाँ के अब जाके मतलब आधी से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वहाँ जब हो चुकी है, अब जाके केयर टेकर CM ने बोला इसकी अब EIA तो करवाएं। सो एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन खुद आई थिंक पीपल्स पार्टी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब तो बोलते हैं कि जी हम ये सड़क बना रहे हैं, इससे कराची में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। जब याजी एक्सप्रेसवे जो को 15 साल लगे उसको बनने में, कहा कि शहर का ट्रैफिक जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर सड़क जो इनॉग्रेट करते कहते हैं इससे जो है कराची में ट्रैफिक जैम वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप ट्रैफिक ये नई सड़कें ना बनाएं, जो पुरानी सड़कें उसको ठीक कर लें आप। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट या तो आप वैसे तो हम क्लाइमेट चेंज पे बात करें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप मास ट्रांजिट पे कर लें, शायद बेहतर हो जाए, शहर से गाड़ियाँ रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन मास ट्रांजिट में भी मसला है, BRT बन रही है तो सारे दरख्त भी तो काटते जा रहे हैं ना, ठीक है। और कहते हैं दरख्त हम काट रहे हैं, लेकिन इसकी जगह हम 10 और दरख्त लगा देंगे, ठीक है ना। सो इफ़ यू कैन ऐड टू इट कि क्या ये इज इट अ गुड इक्वलाइजर कि हम यहाँ से 10 दरख्त काट दिए हमने BRT के ट्रैक में जो आ रहे हैं, लेकिन हमने इसकी जगह 20 और दरख्त लगा दिए, तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? अंदाज़ा पता नहीं चलता हमें कि अच्छा है कि बुरा। देखिए जो आपका इंडस डेल्टा है ना, वो 2 दरिया के सामने से शुरू होता है, और वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उसमें इस वक्त भी कटिंग हो रही है मैंग्रोव फॉरेस्ट। थिकेस्ट पार्ट ऑफ द मैंग्रोव इंडस डेल्टा सिंधु रिवर सिंध में है। हम सिंध हुकूमत उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। वहाँ पे जो है सिक्योरिटी एजेंसी ज़्यादा है, क्योंकि बेसिस भी हैं, आपकी कुरंगी क्रीक भी है, पोर्ट कासिम भी है, और उनकी निगरानी के अंदर जो है एक्टिवली कटिंग हो रही है। यही वो जगह है जहाँ पे कि डेल्टा ब्लू कार्बन वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसकी के कंडीशनैलिटीज़ में ये है क्लाइमेट जस्टिस की वजह से कार्बन मार्केट बनाया गया है कि जो जहाँ की हैबिटेट ख़राब हो रही है, जहाँ की इकोलॉजी ख़राब हो रही है और लोग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो सारे का सारा फ़ायदा जो है ना एक्चुअली कम्युनिटी को होना चाहिए। अच्छा देखिए अब यहाँ पे तो जंगल साफ़ हो रहा है। देखिए MQM ने उनकी जो मैनिफेस्टो है इसमें अब की दफ़ा बहुत ज़बरदस्त चीज़ डाली है, इट्स क्वाइट रिमार्केबल। और उन्होंने कहा है कि हम हम अर्थ राइट्स देंगे टू द इंडस रिवर, और हम कराची कोस्टल वाटर्स को हम देंगे, ठीक है। ये तो मैं कोस्टल वाटर्स को तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, अर्थ राइट्स टू द इंडस रिवर, ठीक है। एक इसमें, और इसमें क्या लियारी रिवर, मली रिवर शामिल होता है, एक दूसरा ये कोस्टल वाटर्स को अर्थ राइट्स। नहीं, लेकिन ये बिल्कुल इसमें ना नहीं, ये एक्चुअली हकीकत है उसकी ना ज़मीन की, कि जनाब हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे ऐसे ही मौसम है, ठीक है ना, ये तो नहीं चेंज कर सकते ना। सो वो ज़मीन, सो जहाँ जहाँ शहर बनता है, जहाँ जहाँ इंसान आबाद होते हैं, सो वो फिर पोल्यूशन क्रिएट होता है उसके अंदर, ठीक है। सो यानी उसमें आप अपने घर से शुरू कर लें, गटर लाइंस हैं, फिर ट्रैफिक का धुआं और दीगर, फिर पैकेजिंग और कचरा, और सो हर चीज़ को अगर आप प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करेंगे या रीयूज़ नहीं करेंगे, दोबारा से सर्कुलेशन में नहीं लाएंगे, तो वो चीज़ उसको आप कहेंगे कि ये तो वेस्ट है, फिर उसको ले जाके एक जगह पे डंप कर देंगे, सो वो आपका कचरा बढ़ता जा रहा है। सो ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है ज़मीन पे, हवा पे, ये वो इतना ज़्यादा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई जनाब। ओके, हाँ, लेकिन मुझे पता है अर्थ राइट फॉर इंडस रिवर, एग्जैक्टली। सो जब इंडस रिवर ले रहे हैं ना, हमारा अपना जो है सिंधु, तो
पूरा पाकिस्तान ऊपर से नीचे ये रन करता है एक्चुअली, तिब्बत से स्टार्ट होके इंडिया लद्दाख क्रॉस करके और फिर ये स्कर्दू से होता हुआ हरीपुर यानी KPK में जाता है, फिर पंजाब में आ जाता है, फिर सिंध में आता है, राइट। सो इनको ये जितने शहर हैं वो सारे दरियाओं पे हैं, वो सारे दरिया इंडस रिवर में आके मिलते हैं। सब का जो आप समझे गटर का मवाद है वो सारे का सारा और प्लास्टिक और कचरा वो सिंधु रिवर में आता है, सिंधु दरिया में आता है, वो फिर कराची की तरफ आता है, फिर कराची का सारा जो है वो उसके अंदर और मलीर रिवर में और लियारी रिवर में उनको हम गटरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फाइनली समंदर में चला जाता है सब का सब। ये कहीं भी एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ जो कि काम कर रहा हो। अब आप बताएं कि जब इतनी ज़्यादा नेगेटिव आप एक्सप्लॉइट और यानी क्या कहेंगे इसको आप, यानी इंडस रिवर को आप मार रहे हैं एक्चुअली। सो इंडस डेल्टा को हम यही कहते हैं कि इंडस डेल्टा इज़ डाइंग फॉर दिस रीज़न, ठीक है। आपने इतने सारे डैम्स बना दिए हैं कि नीचे पानी नहीं पहुंच रहा, उससे समंदर ऊपर चढ़ाया है और लाखों एकड़ ज़मीन समंदर में जा चुकी है, ठीक है। सो वो नमकीन होते जाती है ज़मीन, ठीक है, और यानी मीठा पानी ख़त्म होता जाता है। सो वो फिर इवेंचुअली ज़मीन एक्चुअली समंदर के नीचे जा भी चुकी है। सी डाइक का एक प्रोजेक्ट भी प्रपोज किया ठीक है, पीपल्स पार्टी ने, तो फेडरल गवर्नमेंट सी डाइक का एक प्रोजेक्ट है ना कि सी वॉल बनाएंगे कि समंदर का वाटर इंटरनेट कितना इफेक्टिव है। ऐसा नहीं No, होता है but why is like ऑलरेडी। MQM is asking for Indus Delta और ecosystem and the watershed की वो कह रही है कि उनको अर्थ राइट्स दिया जाए। सो अब आप इस मतलब जब आपने जो मैं अभी बता रहा था कि नुकसान का स्केल अगर आप देखें कि दरिया को कितना नुकसान हुआ है इससे, ठीक है। सो पूरी दुनिया में ये बात होने लगी कि दरिया के भी राइट्स होने चाहिए, जैसे कि इंसान एक कोर्ट में जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। सो दरिया को भी एक शख्स की तरह, एक एंटिटी की तरह, लीगल एंटिटी की तरह समझा जाए, जिसको कि 2 या 3 लोगों का एक ग्रुप जो है ना जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए, कुछ रिस्पांसिबल लोग होने चाहिए। समझा जाए उसके अंदर एक्सप्रेसवे ना बनाई जाए उसके अंदर। हाँ, But what's interesting that the MQM has put up ये this वाला up. राइट It's very interesting. ना कि MQM कराची से निकल के कहाँ दरिया में चली गई है। आप ये कहना चाहिए लेकिन समंदर पे बात करें, कोस्टल वाटर्स को भी उन्होंने बोला है, कोस्टल वाटर्स के लिविंग राइट्स हो सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? इज दैट इम्पॉसिबल? कोस्टल वाटर्स, या हैविंग लिविंग राइट्स लाइक अर्थ राइट्स हो सकते हैं। इज दैट जो पॉसिबल? पूरा इंडस डेल्टा है ना, ये इंडस रिवर ही है जो कि फैल गया है और उसके बीच में जजीरे बन गए हैं। सो यही तो जंगल है हमारा मैंग्रोव्स का यूनिक, ठीक है। एक PTI ने भी ना ऐड किया हुआ है इसके ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर उन्होंने वाटर मैनेजमेंट के हवाले से बात करी हुई है, ओवर इरिगेशन के हवाले से बात की। मैं और तुम ही बल्कि डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई कि इमरान खान ने अपने दौर हुकूमत में एक चीज़ डिस्कस की थी, सिंध बैराज। जाम शोरों पे वो कहीं पानी रोकना चाह रहे थे, और वो हालांकि आपने जिक्र किया कितने डैम्स बन गए और क्या हो गया कि वैसी जो है वाटर फ्लो वैसे इतना कम हो गया कि सजावल वगैरह में, ठट्टा में कितनी ज़मीन जो है वो वैसी समंदर खा चुका है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ तो ये इंडस रिवर मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने लास्ट चैनल के अंदर इन्होंने सिंध बैराज के प्रोजेक्ट के हवाले से काफ़ी, इमरान खान ने खुद अपनी तकरीरों में इसका जिक्र किया था। तो थोड़ी से ये आयरॉनिक लगती हैं कुछ चीज़ें जो आप मंशूर में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं, और लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर निकल जाते हैं। गवर्नेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनिफेस्टो, लेकिन जो 2018 में जो ये सुनामी ट्री का प्लांटेशन का था, वो 2018 के मैनिफेस्टो को नजर आता है, एंड दे डिड गो अहेड विद। और अभी भी उन्होंने उस हवाले से जिक्र किया हुआ है, जस्ट टू ऐड के वो उसको नेशनल लेवल के ऊपर मजीद जो है वो लेके जाएंगे उसको, मतलब लाइक मेनली तो शायद KP के वगैरह के अंदर उस पर ज़्यादा काम हुआ है, PTI के मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि वो दीगर प्रोविंसेस के अंदर इसको लेके जाएंगे। इस पे सिंध गवर्नमेंट का भी काम है, इस पे हमारी इनिशियली ये साहब बता रहे थे। उसको प्लीज आप अगर ब्रीफ बताएं कि उसको क्या है उसके पीछे सिंध गवर्नमेंट और पीपल। सिंध गवर्नमेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी एक अपना फॉरेस्ट का प्लांट मैसिव लेवल पे रीफॉरेस्ट्रेशन और प्लांटेशन जो है कर रही थी, उनका भी अपने इरादे थे। और फिर जब सुनामी ट्री का आया है, जो फेडरल तरफ से आया कि हमें ज्वाइन करना है, हम पूरे मुल्क में करेंगे, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट पहले से कर रही थी और दोनों मिल के कर दिया है। तो सिंध गवर्नमेंट का जो क्रेडिट जो है ना वो चला गया कि भाई उनको उसकी दाद नहीं मिली, उन्होंने रीब्रांड कर दिया। वी हैव इट ऑन डॉक्यूमेंट। नहीं, वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन ये सारे का सारा जो है ये कार्बन क्रेडिट्स वाले पैसे से आया है, जिसका कि डिस्क्लोज इन्होंने किया ही नहीं था गवर्नमेंट ने। पहली दफ़ा मैंने सुना है तैमूर तालपुर को लास्ट बजट मीटिंग में कि वो डिटेल को चाहिए कि कितने पैसे आए, वो पैसे कहाँ गए, कहाँ प्लांटेशन की गई।
यही तो ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स हैं सारे आपके। ब्लू कार्बन तो डेल्टा में ना, और ये जो लगा है दैट वाज नॉट ब्लू कार्बन इज स्ट्रिक्टली मैनग्रोव्स, ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं दरख्त के, वो तो हर जगह आपको एयरपोर्ट के पास फेडरल एक गवर्नमेंट सेकंड, हैं तो दोनों दरख्त ना, तो जब आप दरख्त लगाते हैं दैट काउंट्स एज कार्बन क्रेडिट। सही है। जंगल आप लगा रहे हैं, बड़े स्केल पे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, सुनामी जो है। आई वुड डिसएग्री बिकॉज आई हैव सीन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इट एंड आई कैन से कि मैंने इनका पूरा जीआईएस मैप्स देखे हुए हैं, काउंट प्लांटेशन की है, एक खारोचन और केटी बंदर के पास में देखा हुआ है। नहीं तो ये प्लांटेशन जो हो रही है, मेरा सवाल ये है कि ये पैसा कौन सा पैसा है, कहाँ से आ रहा है? सो मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर कार्बन क्रेडिट्स दैट द सिंध गवर्नमेंट हैज। नो, आई डिसएग्री विद दिस बिकॉज मैंने पैसा ट्रेस किया है, हम लोग ने मिलकर ट्रेस किया था कि हम एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं कि कौन सा पैसा। देखिए शजरकारी का शौक जो है ना सबको है, केएमसी लेवल पे जिसको देखो, वो पाम ट्रीज भी वो लगा रहे हैं, वो जो कॉर्न कार्पस है वो भी लगा रहे हैं हर जगह, ठीक है ना। इन दिस है कि हम वो कराची को दुबई बनाने लगे। जी जी जी, वो पौधे सभी लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब देख सेट के हम लगा रहे हैं हर जगह। अब आपको देखना क्लिक और केने पे, ठीक है, वो भी तो हर तरफ वो पौधे लगा रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं, ठीक है। और वो दैट इज नथिंग टू डू विद नहीं, ये तो वो बता रही है ना जो प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है ऑलरेडी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि जो मैसिव लेवल की जो प्लांटेशंस जो सिंध गवर्नमेंट ने की हैं वो कार्बन क्रेडिट्स के पैसे से की। कार्बन क्रेडिट का पैसा तो अभी आया नहीं, दैट्स इन एन अकाउंट राइट नाउ व्हिच हैज एंड नोबडी हैज टच्ड इट। अच्छा, वो आई मीन यहाँ पे आई एम श्योर कि उसको भी पीपल्स पार्टी को आप क्रेडिट बात कितना कर रहे देना हैं डेल्टा ब्लू कार्बन की, उसका पैसा आया है। मैं बात कर रहा हूँ कि 2017 में से आ रहा है पैसा कार्बन क्रेडिट पे। Yeah, and we know that where it is. It's been stored in a specific account, and the federal government has not allowed the Sindh government to touch it. So we are already on it. लेकिन जो पौधे लग रहे हैं ना, जो हर जगह पौधे लगा रहे हैं, ठीक है, ये सिंध गवर्नमेंट का भी पहले से इरादा था और फेडरल का भी सुनामी प्रोजेक्ट था। और ग्रीन प्लांटेशन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान जो है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जो PMLN कहता है, हमने भी ये किया था। PMLN जो है, जो अगर पीपल्स पार्टी ने कोई काम भी किया है फेडरल लेवल पे या PTI गवर्नमेंट ने किया था, सॉरी प्रोविंशियल लेवल पे, और उस पे PMLN का ये सब हमने शुरू किया। 2017 में सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को भेजा था ना, और वो अप्रूव होते होते मेरे ख्याल या तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और फिर PTI ने नॉट नेसेसरीली प्रोविंशियल के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट्री के, ऐसे बात नहीं, इरादे सबके होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो सुनामी वाला प्रोजेक्ट आया था, दे जस्ट गिव इट अ वेरी बिग एम्बिट ऑफ इट कि हम सबको शामिल करके लेके चलेंगे। सही। अच्छा, अब मुझे दोबारा थोड़ा सा हाउसिंग की तरफ आना है, बिकॉज हाउसिंग एक सेक्टर है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का हमेशा रोटी कपड़ा मकान रहा है, बाकी पार्टीज ने भी हाउसिंग का बहुत जिक्र किया है। अच्छा, अब हाउसिंग में एक बहुत बड़ा मसला है, मैं यहाँ पे अब जिक्र करूँगा क्योंकि कल परसों ही जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पॉडकास्ट थी, उन्होंने बहरिया टाउन के बारे में कुछ बात की जो कि मुझे लगता है इनकरेक्ट है। मसला ये है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से हम MKM के लिए बोलते हैं कि उन्होंने बहुत चाइना कटिंग की, बट देन आफ्टर एट दिस पॉइंट MKM के अंदर उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को आके बहुत दफ़ा एक्नॉलेज किया कि हाँ हमारे एंड पे ये गलती हुई है, हमने चाइना कटिंग की है। सो व्हेन यू एक्नॉलेज तभी शायद कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। बहरिया टाउन के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो स्टेटमेंट था, इट वाज लाइक कि जी साकिब निसार का वर्डिक्ट था, आ गया, अब साकिब निसार के वर्डिक्ट ने बोला है कि जी बहरिया टाउन इतनी जो भी उनको ज़मीन मिल गई है इसके इतने एडिशनल पैसे वो देगा, और फिर जो है अब उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी पुलिस वाला जो लेके जाए उसके ऊपर एक्शन करे। सो देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। This is half truth actually. So what he did not mention in that particular podcast कि जो जितना भी ज़मीन पे बहरिया टाउन बना हुआ है, ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ज़मीन बहरिया टाउन को दी है। MDA इज़ अंडर सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट एंड बहरिया टाउन कोलूडेड, और फिर वो ज़मीन पे वो सारा बने। सो इस पर्टिकुलर फैक्ट को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब बहरिया टाउन वहाँ पे बना तो मलीर के कितने ऐसे विलेजेस थे जिनके पास लैंड राइट्स नहीं थे, रेगुलराइज नहीं हुए थे, बट उनके मुताबिक वो वहाँ पे काफ़ी अरसे से सेंचुरी से वहाँ पे रह रहे हैं। कितने ऐसे पुराने ग्रेवयार्ड थे जो कि बिल्कुल रेस कर दिए गए, ख़त्म कर दिया गया, फिर वहाँ पे बहरिया टाउन बना है। सो जो एक गरीब को मालकाना हकूक़ देने वाली बात है, ये पीपल्स पार्टी के 3 दौरों के अंदर तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें नज़र आया है। सो आई थिंक द पार्टी नीड्स टू रियलाइज़ एंड एक्नॉलेज दिस, और फिर इसके अगर इस दफ़ा मैनिफेस्टो में बोला है दे वांट कि हम उसको रीब्रांड करके बिलावल भुट्टो ज़रदारी के फेस पे उसको उनको वोट दें, वो चीज़ वो बोलते हैं कि हम पुराने उसमें मत जाएं, पहले मैं यूनिवर्सिटी में था और अब के उस पर जाएँ। सो आई थिंक पहले फिर इसको एक्नॉलेज ज़रूर करें कि ये उनके एंड पे हो चुका है, इधर उधर से ना निकलें। इस हवाले से किरथर में भी मेरे ख्याल से आपका काफ़ी काम है, किरथर के ऊपर भी दे आर स्टिल डूइंग इट कम्स इन द डेल्टा, इट डज इट कम इन दिस डेल्टा? No, he'll tell us. No. किरथर जो है वो तो कराची से नॉर्थ का बहुत बड़ा इलाका है, और वो सिर्फ पार्क यानी आप समझें कि बाउंड्री मार्क की हुई है,
ना अंदर प्रॉपर स्टाफ है, ना कुछ किया जा रहा है, बल्कि बहरिया टाउन अंदर घुस गया है और वो अपनी बाउंड्री आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता जा रहा है। यानी वो एंड दिस इज हैपनिंग मॉड्यूलर, यस, मैं खुद जाके देखा है वहाँ पे बाकायदा जो नेचुरल लैंडस्केप है खूबसूरत आपका उस इलाके का, उसको फ्लैट किया जा रहा है। वहाँ सोसाइटीज़ जो है ना बनने की जैसे तैयारी हो रही है और रेती बजरी वहाँ से धड़ाधड़ निकाली जा रही है। सो यानी वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक तरफ से गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह के इक़दाम ले रही है कि उसने मलिक रियाज साहब को एम्पावर किया कि वो ये बने, और फिर साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट से भी उसको लेजिटिमाइज़ किया कि फ़ाइन दे दो तो ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ इलीगली हुआ, लेकिन उस इलीगैलिटी को उन्होंने फ़ाइन के ज़रिए मलिक रियाज को भी यानी इस सारे से फारिग कर दिया, और उसको इनेबलिंग जो एक्टर थे इसके अंदर वो सिंध गवर्नमेंट, उसमें यानी ये सारा कुछ तो केस के अंदर आ गई थी ये सारी चीज़ें। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जब केस हो रहा था यहाँ तक आता है कि ये मार्केट प्राइस पे ही हुआ है, इसमें यू डोंट नीड टू फाइंड बहरिया टाउन। सो अब उसके बाद वो उसको किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ सरप्राइजिंग। जी, सो लेकिन क्योंकि ये देखें ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है। अगर आप ये देखें कि नए एरियाज़ कैसे डेवलप किए जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस रही है कि जो वहाँ पे होता है वो लैंडलेस होता है यूजुअली, आप उनको, या होता भी है तो आप उनको भगा देते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा आलीशान अपने मुल्क की तरक्की का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सो इस बहाने आप गरीब लोगों को सबसे पहले भगा देते हैं, सीरियसली यही होता है। और बहरिया टाउन जिस जगह पे है वहाँ पे 45 गोट थे जिनसे कि ज़बरदस्ती जो है ना वो ज़मीनें ख़रीदी गई हैं और उसमें कत्ल भी हुए हैं, ठीक है, उसी खींचातानी में। और बहरिया टाउन इस जगह पे बना हुआ है, ठीक है, और वो भी 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फिर उनको मिला दिया गया, और फिर तो एक सोसाइटी 2 डिस्ट्रिक्ट पे कैसे बन सकती है, ये वाली सारे उसके लीगल मामला। अच्छा, दुनिया भर में ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि इतने बड़े ज़मीन के ऊपर एक गेटेड सोसाइटी बने हैं in a rural area, that is। देखिए ये नहीं, ये तो मतलब ह्यूजेस्ट एरियाज़ पे हैं। अगर आप चाइना में पूरे शहर ऐसे हैं जो कि नए बने हुए हैं, लेकिन रहने वाला एक शख्स भी नहीं है। ये वाली कंस्ट्रक्शन की तरफ जो गामजन तरक्की वाला जो था ना कि रियल एस्टेट बना लो तो मुल्क की तरक्की हो जाएगी, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। उन्हीं इसमें मैं पूछ रहा था कि बिलावल ने भी क्या इनको साकिब निसार को मेंशन किया है? जी, अब जो उनके पॉडकास्ट अभी इसमें उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि उनका फैसला है तो हम ये कह रहे हैं, मतलब क्रिटिकल नहीं हुआ उस डिसीजन के ऊपर या कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर, क्या बेसिकली वो कह रहे थे कि फैसला आ गया तो हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें उनका हाथ था जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप क्रिटिसाइज तो कर सकते थे, मतलब जुडिशरी को यार इन्होंने ये गलत किया, ये कि मतलब क्रिटिसाइजिंग द जुडिशरी ना, तो मतलब जुडिशरी ने फैसला दे दिया तो पीपल्स पार्टी कुछ कर नहीं सकती है, उनकी गवर्नमेंट, बट उन्होंने दावेदार हो गए हैं ये सब कुछ करने के लिए इनेबलिंग प्लेटफॉर्म तो इन्होंने ही दिया था, तो इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होने की क्या ज़रूरत है, और इसके 2 ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से बन चुके हैं। वो है रिहेबिलिटेशन एंड क्या है, रीसेटलमेंट पॉलिसी, ठीक है। सो ये जो मैंने कहा कि जो प्रैक्टिस रही है ये कि लोगों को आप दरबदर कर देते हैं अपनी नई सोसाइटी बनाने के लिए या नया कैपिटल बनाने के लिए, तो ये प्रैक्टिस इसलिए रही है कि ये एक कॉलोनियल एटीट्यूड है, और उसमें जो है ना जो मुल्क का मफाद है वो गवर्नमेंट का मफाद है और वो लोगों का मफाद नहीं है समाओ, ठीक है। सो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके साथ हम रह रहे हैं। सो इसमें ज़रूरत है कि एक प्रो पीपल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, यानी अगर आप किसी को दरबदर कर रहे हैं, चाहे उसकी ज़मीन हो या ना हो, आप उसको कंपेरेबल कोई चीज़ बदले में भी तो दें, कुछ घर तो दें। अब औरंगी और गुज्जर नाले में जो है वो जैसे 3 मंजिला मकान है तो 3 फैमिलीज़ हैं, उसको उन्होंने एक फैमिली काउंट करके और फिर 2 महीने पैसे दिए जो कि एग्रीड था, और उसके बाद आप समझें कि 3 साल गुजर गए, और आप यकीन करें कि रमज़ान था जिस पर डेमोलिशंस हो रहे थे, कोविड का भी टाइम था, और लोग रोज़े में जो है ना आप समझें कि उनके अपने टूटे हुए घरों पे बैठे हुए थे। सो ये किस किस्म की हुकूमत है हमारी? सो ये एटीट्यूड लोगों की तरफ, आम लोगों की तरफ, ये इस ज़माने में अनएक्सेप्टेबल है। सो इसमें पॉलिसी बननी ज़रूरी है
कि आप अगर आपको ज़मीन चाहिए तो उसके बदले के आप नुकसान भी तो पूरा करें, बल्कि बेहतर सोसाइटी बना के दें। अच्छा, पॉलिसी के अंदर मेरे ख्याल से एक चीज़ है पॉलिसी बन चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। इसकी नोटिफिकेशन जब सिंध गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, जब असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा था, उससे पहले उनसे नोटिफिकेशन अभी इशू कर दिया था। अप्रूव नहीं हुई है मेरे ख्याल से पॉलिसी। और उसके अंदर एक चीज़ है कि पॉलिसी के अंदर चीज़ अनक्लियर है अभी कि ये जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है ये नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के इफेक्टिव्स के लिए है या पुराने जो इफेक्टिव्स हैं उनको भी इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ अभी तक उसके नए के लिए। अच्छा देखिए, इसका जो है ना कनेक्शन क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी से भी है, क्योंकि अब सारी पार्टीज ने कहा है कि हम सोलर पार्क्स बनाएं। सब ने बोला सोलर पार्क्स बनाएं, लेकिन सोलर पार्क के लिए आपको ज़मीन चाहिए, और फिर हमें पता है कि सोलर पार्क ज़मीन चाहिए तो लोग वहाँ जो रह रहे हैं, ठीक है, उनको हटाएंगे ना, उनको भी डिस्प्लेस सब करेंगे, ठीक है। अगर औरंगी और गुजरनाले के लोग हैं उनको मलीर में कहीं जगह दे रहे हैं, तो अगर मलीर में एक बहुत बड़ा पार्क लग रहा है सोलर पार्क, तो वहाँ के लोग उनको भी डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये बात भी सही है। और जो सोलर पार्क्स बने हैं उनसे शिकायत ये है कि उनका CSR जो है ना वो आसपास में काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो एक तो ये कि मतलब देखें, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे बातचीत करके और एक साथ प्लान करके आगे बढ़ना हर एक का हक़ है, उसके अंदर उसको महफूज किया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं है हमारी गवर्नमेंट की। सो सोलर में हमें ये चीज़ नज़र आई है। लेकिन दूसरी तरफ सोलर आप यूँ समझें कि जो शहर के अंदर है, जो हर बिल्डिंग पे आप चिपका सकते हैं, छतों पे, दीवारों पे, ठीक है। सो ये सोलर की तो फरावानी होनी चाहिए इस पर, यानी ये इस तरफ ध्यान नहीं है किसी का। इसमें PTI ने इंडस्ट्रीज़ को ये बोला है कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे या मेरे ख्याल है टैक्स में कोई छूट देंगे कि अगर इंडस्ट्रीज़ अपने तौर पे जो है वो लेट्स सपोज अगर लोकल ग्रिड से वो पावर ले रहे हैं तो वो सोलर या विंड के थ्रू जो है वो अपनी जनरेशन करें, तो वो कोई ना कोई टैक्सेशन के अंदर कार्बन टैक्स भी उनका है कि कार्बन टैक्स लगाएंगे। हाँ, अगर वो इस तरह करते हैं, कार्बन एमिशन अगर ज़्यादा करते हैं तो कार्बन टैक्स लगाएंगे, लेकिन अगर इस तरह वो अपनी बिजली की पैदावार करते हैं तो वो कहते हैं कि हम टैक्स में कोई छूट वगैरह देंगे। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि अभी यूँ सोलर वगैरह की बात हो रही थी कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये प्रोजेक्ट्स लगाएंगे विंड पावर के और सोलर के। एक सवाल मुझे करना था, क्योंकि जमात इस्लामी और MQM को आपने मेंशन किया था, तो कराची के हवाले से उन्होंने कोई ख़ास तौर पे क्लाइमेट के हवाले से कुछ जिक्र किया, क्योंकि जो हम कहते हैं कि कराची शहर कंक्रीट का जंगल और ये सारी चीज़ें, तो ये जो कानून में तब्दीलियाँ की गई थी, ये मेरे ख्याल है जमात इस्लामी के दौर से इसका आगाज़ हुआ कि रेजिडेंशियल को कमर्शियल के अंदर तब्दील किया गया। 1000 गज का घर था, उसके ऊपर 20-20 मंजिला इमारत बन गई, और फिर वही अर्बन हीट आइलैंड का जो फिनोमेना है वो भी इसी वजह से कि आपका एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गया। कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत तारिक वाले उसमें वो तो नेमतुल्लाह खान के साथ दौर में हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंगली फिर नेमतुल्लाह खान ही उसके अगेंस्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो अर्बन हीट आइलैंड वगैरह काम भी करते हैं वो ये कहते हैं कि कराची का एक मसला ये भी है कि स्ट्रिक्ट कमर्शियलाइजेशन की बजाय कि आप कोई जोन बनाते हैं इसके लिए स्पेसिफिकली। तो अभी इन्होंने कुछ इस हवाले से बात की है। MQM पे चाइना कटिंग का इतना इल्ज़ाम लगता है, इन पे लेट्स सपोज ये कह लें। देखिए MQM और जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो, देखिए जमात इस्लामी ने तो कराची मैनिफेस्टो भी अलग से निकाला है, ठीक है, इसमें फोकस तो हुआ है। अच्छा, थोड़े उनके पुराने ख्यालात हैं उसके ऊपर, बोटानिकल गार्डन्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन MQM ने एक आध जगह बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब MQM ने ग्रीन रेवोल्यूशन अगर बोला है, ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहले बात हीट वेव ही नहीं डाला हुआ उन्होंने, ठीक है। अर्बन फ्लडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर इन दोनों को करना चाहिए था, क्योंकि चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में, तो ये लोग हैं और हाँ, और दूसरी बात ये अरसा दराज से इनके जो है ये लोग गवर्न करते हुए आए हैं। इनके आइडियाज़ इतने आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आते नहीं हैं, इतनी डिटेल्स जो होनी चाहिए थी वो नज़र आ नहीं है। इनकी तरफ से ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। उन्होंने लाइक मेयर इनके ही रहे हैं शहर में ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि आपको चाहिए था आप एक शैडो एक गवर्नमेंट बनाए। KMC आपको नहीं मिला, आप शैडो प्लान बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास वो होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने ज़्यादा डाला नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रही हूँ। MQM के मैनिफेस्टो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है, ठीक है। मेरा इस पर कोई ख़ास राय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है उसमें कॉर्पोरेट लफ्ज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, ठीक है, अब हम यासुर से पूछेंगे। सो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है अभी अनाउंस हुआ है सिंध में कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी, और उसके पीछे जो है जो इट्स गोइंग टू बी आर्मी बैक्ड कॉर्पोरेट फार्मिंग, क्योंकि वो उसमें आ चुके हैं। बदीन के इलाके में भी कर रहे हैं। बदीन से जो सीट इस्माइल राहू जो हमारे पुराने मिनिस्टर रहे हैं सिंध के एनवायरनमेंट के, उनका इलाका है, ठीक है। और कॉर्पोरेट फार्मिंग, मुझे तो बजाय कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई मसला नज़र नहीं आता। हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग अच्छा है बुरा है, ठीक है। और जो MQM के जो मैनिफेस्टो में जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो जिक्र है, ये इनके पिछले 2 मैनिफेस्टोज जो 2 इलेक्शन गुजरे हैं उस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ओके, सो कॉर्पोरेट फार्मिंग मींस कि आप रिसोर्सफुल हैं, आपको जो है
खाना उगा के किसी और मुल्क में और फिर वापस लाना है अपने मुल्क में या एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। सो बेसिकली आप पाकिस्तान में ज़मीन लेंगे और बड़े स्केल पे करेंगे। अब वर्कर्स जो है ना वो चाहे उस जगह से आए या ना आए। सो शिकायत यही है सिंध के अंदर कि 51,000 एकर्स जो अभी आप समझें कि इजाज़त दे दी है सिंध गवर्नमेंट ने कि इसके ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग कर ली जाए। सो उसमें जो है वो बाहर से लोग आएंगे जो वहाँ पे काम करेंगे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और लोकल इकोनॉमी को वो ख़त्म कर देगा जो वहाँ पे ऑलरेडी फार्मिंग हो रही है। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्शंस हैं लोगों के कि भाई लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए हमें मसला किस चीज़ से, कॉर्पोरेट फार्मिंग से भी मसला है, कॉर्पोरेट फार्मिंग कौन करवा रहा है उससे मसला है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर में हमने इतनी वो नहीं देखी आउटपुट जो होनी चाहिए थी, देन कॉर्पोरेट फार्मिंग इज प्रॉब्ली अ गुड आइडिया एंड यू आर सेइंग इट्स नॉट, क्योंकि लोकल इकोनॉमी को इस्तेमाल क्या नाम है, हो सकता है ये लोग करने जा रहे हैं उसमें लोकल जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। डू यू हैव एनी डिटेल्स ऑन दिस? आई थिंक इस पे ये है कि यू नो बज़ाहिर तो ये एक लगता है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसमें लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो जैसे कि आप फैक्ट्री लगा दें तो उसमें लोगों को ट्रेन किया जाएगा और वो उसमें काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये थर में भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो है वो नुकसान हो रहा है लोगों का, और हालांकि नौकरियाँ भी हैं लेकिन वो एक लिमिटेड है और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो ज़्यादा है। सो ये लोगों को नज़र आ जाता है। सो जो वहाँ के आप लोकल लोगों से बात करें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो लैंडलेस फार्मर्स का इशू है वो किस हद तक एड्रेस होगा? बिकॉज अगर कॉर्पोरेशंस आगे वहाँ पे फार्मिंग करेंगी तो वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ये इशू क्या फिर? नहीं, मतलब और ख़राब होगा। हाँ, क्योंकि आप यूँ समझें कि जब आपको ज़मीन आपकी अपनी मिल्कियत होती है तो उस पर आप अपनी मर्ज़ी से फसल लगाएं ना लगाएं, खाना उगाएं, बेचें, ये करें वो करें। लेकिन कॉर्पोरेट फार्मिंग में फिर आप ज़ाहिर नौकरी पे होते हैं, सो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट है और आपके बहुत सारे राइट्स उसके अंदर चले जाते हैं। So basically, right. लेकिन I just want to put a political context to it. So शहरियार और उन्हीं अगर आप दोनों बता सकें कि why is MQM so interested in corporate farming और Indus earth rights जो है? बताया ना बैक कौन कर रहा है? नेशनलिस्ट समझ आ रहे हैं वो कराची से निकल के थोड़ा नेशनलिस्ट। Actually that's true. उनके जो आपकी पहली दफ़ा ये इलेक्शन है जिनके चारों सूबों से MQM ने जो है अपने कैंडिडेट्स जो है कहा कि हम खड़े कर रहे हैं। तभी वो शायद कराची की कुछ चीज़ें मिस आउट कर गए, उनका फोकस ज़्यादा नहीं इनका कराची का बिल्कुल है, ऐसा नहीं, दे हैव नॉट मिस्ड आउट, वो बिल्कुल है उस पे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कॉर्पोरेट फार्मिंग की एक और बात वो ये कि देखें जो CPEC का जो एग्रीकल्चर का जो पूरा प्लान था उसमें बेसिकली यही था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग जो की जाएगी सो वो प्रोसेस जो खाना है ना वो वापस जाएगा चाइना, ठीक है। सो वो जो फूड प्रोडक्शन है ना ये उस पर उसको अफेक्ट करती है कि यानी जहाँ स्मॉल फार्म्स हैं वहाँ पे जो अपने आप को भी फीड कर रहे हैं लोग, सब्सिस्टेंस लिविंग जिसको कहते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो उस जगह पे आप ऐसा खाना उगाने लगें जो कि आप दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं। सो इसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, काफ़ी सीरियस किस्म का। मुझे ऐसा लगता है कि MQM वाला जो पॉइंट है ना कि MQM इतना कराची से बाहर निकल के क्यों वो चीज़ों पे जा रही है, मुझे लगता है कि MQM जो है वो ऊपर वालों से अलाइन हो गई है। नहीं दूसरी बात ये वो तो देखिए दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स व्हेन इट कम्स एट द फेडरल लेवल, ठीक है ना, तो कोई तो उनकी से तो होगी थोड़ी। तो उनको पहले से बोल दिया होगा कि आपने जो है वो पार्टनर रहना है तो आप जो है वो थोड़ा लेकिन मैं कराची से बाहर निकल के लेकिन कराची के लिए भी सोचते हैं ना, कराची में अगर यहाँ पर भी कराची में जो है वहाँ पे तो रूरल एरिया है, ठीक है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा सोचे। अब जैसे PMLN है उन लोगों ने कह दिया जो यंग फार्मर है ना उनके लिए हम सोलर पावर जो है ट्यूबवेल लगाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने यंग लोगों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना हम लेकर आएंगे, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। सब पार्टीज ने बोला है वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ नहीं लेकिन इन्होंने लेकिन यूथ अफेयर्स में इन्होंने डाला है, यूथ अफेयर्स में डाला है, ठीक है। अब देखिए MQM के इसमें या जमात इस्लामी के इसमें आप कराची यूनिवर्सिटी देख लें, ठीक है, वहाँ जो है आज तक वो शटल जो है वो पुरानी ज़माने चल रही है। मैंने इतनी शदीद गर्मी में रमज़ान में बच्चों को देखा है, इतनी दूर तक उनको गेट से लेके वहाँ तक चलना होता है। और हमने चला भी 1.3 किलोमीटर जी, और नहीं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मैं उनका जो गुलशन कनीस जो इलाका है जहाँ तक मैंने वहाँ तक चल के देखा है, ठीक है। वो हम बच्चे थे जो चलते थे। नहीं हम ही होंगे एक्चुअली, वो हम होंगे। नहीं देखिए और लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं ना, वो अब जो हीट वेव्स जो लोग गुजर रहे हैं जिससे, ठीक है ना, और तो बसें हमारे पास है नहीं, ठीक है,
चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो। वो मुस्तफ़ा कमाल ने डोनेट की थी, आज तक चल रही है बहुत साल जी जी जी। अच्छा, अब कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के सबसे पहले ग्रीन बस उन्होंने चलाई थी, वो थी तो हरे रंग की, ठीक है, लेकिन वो ग्रे हो गई थोड़ी सी। वो दो थी, अच्छा, वो एक सीएनजी वाली थी, एक पेट्रोल वाली जी ग्रीन जी, बस थी। लेकिन थी वो हरी, ठीक, ग्रीन बस ग्रे हो थी। गई। अब कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस अगर चला शटल चला लेते तो क्या हर्ज था, ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम एंड की तरफ अगर चले जाएं, इसको थोड़ा सा मुझे पीएफसी और एनएफसी के बारे में बता दें। पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में तो पीएफसी का जिक्र नहीं, उन्होंने एनएफसी का ज़रूर जिक्र किया है। एमकेएम ने इस हवाले से क्या बोला है, बिकॉज फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ऑफ पावर, थोड़ा सा पीएमएलएन के ऊपर भी वो आप बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपने अभी जिक्र किया, मैं चाहता हूँ मजीद, क्योंकि आने वाली पार्टी वो हो सकती है मोस्ट लाइकली सब। देखिए पीएमएलएन जो है ना, अच्छा आप मैंने आपको बताया ना, इनकी मैनिफेस्टो से अंदाजा हो जाता है कि ये हुकूमत बनाने जा कहा रहे हैं। तो उनका सेंट्रिक, दे आर फेडरल एंड यू कैन सी पंजाब सेंट्रिक, यू कैन सी इट, एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई थॉट कि जब शहबाज शरीफ यहाँ कराची आया था तो ही वाज इमेंसली पॉपुलर, लोग निकल के आते थे हिंदुस्तान जौहर में उसको देखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव फीलिंग से शहबाज लास्ट इलेक्शन में अपनी ऑलमोस्ट सीट जीत गए थे वो। जी जी जी, तो वो ऑलमोस्ट अपनी सीट जीत गए थे, ठीक है। शहबाज शरीफ की यहाँ एक्सेप्टेंस है, ठीक है, ही इज सॉर्ट ऑफ पॉपुलर। तो मुझे लगता है कराची के ऊपर कुछ ना कुछ हर मैनिफेस्टो में हर पार्टी कराची स्पेसिफिक पैकेज जरूर निकालती है, वो निकालती है। कराची ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को पसंद किया ना, हमेशा लाइक मुस्तफा कमाल को पसंद किया, मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ को पसंद किया, शहबाज शरीफ को भी वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं कराची वाले उसको थोड़ा पसंद करते हैं, बिकॉज हम लोग एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, हमें वो सुपरमैन चाहिए ना, सुपरमैन ये काम जरूर करेगा, ठीक है ना। कराची में जो ग्रीन लाइन बीआरटी थी, क्रेडिट इट इज ड्यू फॉर देम कि उन्होंने बनाई कराची में। उसके अलावा केसीआर भी आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल कि वो केसीआर बना सकते हैं। नहीं देखिए, विदाउट इलेक्टोरल मैंडेट पीएमएलएन ने ग्रीन लाइन लियारी एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन जो उसका दूसरा ट्रैक था, और कराची हैदराबाद मोटरवे विदाउट एनी। अभी इस मैनिफेस्टो में कराची हैदराबाद मोटरवे की उन्होंने न्यू अलाइनमेंट प्रपोज किया। आई डोंट नो व्हाट डज दैट, नया बनाएंगे या उसके अंदर लेन ये जो अभी जो रीसेंट मोटरवे है एफडब्ल्यू ने जो बनाई है उसमें वो बहुत गालियां पड़ती हैं कि ये क्या मोटरवे है, बिकॉज लेकिन न्यू अलाइनमेंट तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, न्यू अलाइनमेंट का मतलब ये तो यही हो गया कि आप एक नया ही बिल्कुल मोटर। न्यू अलाइनमेंट का मतलब होता है ईआई द्वारा होगी, बस हम इतना जानते हैं, वो करवानी तो पड़ेगी उनको, ठीक है ना। पीएमएलएन के थोड़ी जरा देन कमिंग बैक टू क्लाइमेट चेंज एंड पीएमएल, एक बड़ी फनी चीज़ थी इलेक्शन के बाद जो है ना, वो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि पीएमएलएन जीती तो वो शेर जो है ना वो अपने मुंह में साइकिल लिए हुए था और वो ट्रक पे रख के ना वो पूरे शहर में घूमी थी लाहौर में। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने देखा कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि लोग जो है ना वो वाकई असली शेर लेके आ जाते थे। तो क्या लिखा है कि एनिमल्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाएगी, और इस बार नजर नहीं आ रहा। इस बार उनके वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुछ इलेक्शन कैंपेन में नहीं दिख रहा। वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से वो कुछ बोर्ड या वाइल्ड लाइफ को की प्रोटेक्शन के लिए कई प्रोविजंस इस तरह के नज़र आए कि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वो हमें पता है कि हरीपुर में जो है मुस्तकिल जंगलों की कटाई हो रही है, निगलेक्ट है, जंगलों के ऑफिसर्स जो हैं उनके स्टाफ को यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ को पैसे नहीं मिलते, रिसोर्सेज नहीं मिलती। अब वो कैसे जो है ना वो बचाएं उन लोगों से जो कि काट काट के बेचते हैं, ठीक है। सो इस तरह की माफियाज वहाँ भी हैं और यहाँ कराची में, मैंग्रोव में भी हैं। सिंध में फॉरेस्ट की क्या सूरत हाल है अगर ओवरऑल बात की जाए? बुरा हाल है, इसलिए कि एक तरफ जो है वो इंक्रोचमेंट है, लोगों ने ज़मीनों पे कब्ज़ा करके और एग्रीकल्चर किया है। दूसरी तरफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपस में सेम ज़मीनों के ऊपर अपना यानी आप समझें कि कंट्रोल असर्ट करते हैं, उसको रिज़ॉल्व नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर आप कोस्टल एरियाज़ में देखें तो वो मैंग्रोव्स जो जंगलात हैं वो एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा कि मैंग्रोव्स आर डाइंग। तो वहाँ से जो लोग हैं वो हिजरत कर कर के कराची और ठट्टा और बदीन आ चुके हैं, उनकी तादाद 1 मिलियन के करीब है। दीज आर क्लाइमेट रेफ्यूजीज, जो क्योंकि कोस्टल एरिया की हालत इतनी ख़राब हो गई, जंगल की हालत ख़राब हुई है। सो जंगल और कोस्टल एरिया और डेल्टा का मतलब है कि फ़िशरीज़ ख़राब हो गई हैं आपकी। क्यों? इसलिए भी कि सारे का सारा पाकिस्तान का सीवरेज उसमें आ रहा है, ये और इंडस्ट्रियल इसमें मैं की स्टडी होनी चाहिए कि कितने आप लोगों से पूछें कि जो उनकी आगे आने वाली जनरेशन है फिशरमैन की, वो फिशिंग को कंटिन्यू नहीं कर रहे, वो डिफरेंट प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोफेशन भी मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा वल्नरेबल प्रोफेशन हो गया। अच्छा, मुझे पीएमएलएन पे एक चीज़ आगे आपसे पूछनी है, उनका दे हैव कराची कोस्टल डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम CPEC, ये प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है? अरे दो चीज़ें हैं कि एक तो जब आपके मैरीटाइम अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे
पीटीआई के दौर में अली जैदी, उनके ज़माने में एक MOU उनका हम साइन कर रहे हैं और इसके ऊपर ये कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन, ये बेसिकली मच्छर कॉलोनी के जितने लोग हैं उनको हटा के, ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर से किसी ने मुझे बात बताई थी अलग से, दे सेट के हम मच्छर कॉलोनी के जितने लोग रह रहे हैं उनको हम हटाएंगे और उनको हम बड़े अच्छे अच्छे अपार्टमेंट बना के देंगे और हम जो है ना यहाँ पर जो बड़े हाई रिस्क फ्लैट्स बनाएंगे और हम जो इसको जो है सेल करेंगे, तो हम इसको बिल्कुल दुबई बना देंगे, ठीक है, हर चीज़ को दुबई बना देंगे। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि और ऐसा नहीं है, हाँ, और ऐसा नहीं है कि PDM के ज़माने में जो फैसल सब्जवारी जो है जब वो बने क्या पोर्ट्स और मैरीटाइम के मिनिस्टर, MQM हमेशा ये मिनिस्ट्री मांगती है अपने लिए, ठीक है, तो वो कोस्टल, जी, अपना कोस्टल वाटर्स के अगर वो राइट्स मांग रही हैं कि हक मांग रही है, तो देखें अब ऐसा नहीं है कि MQM ने इस पे काम नहीं किया हुआ है। इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ इलीगल मनी बेसिकली, सो दैट्स व्हाई ये वाली जो मिनिस्ट्री है यानी बहुत यानी फेडरल लेवल वाली भी पूरे के पूरे पोर्ट्स इनके अंडर आते हैं, ठीक है, पोर्ट कासिम पूरा KPT पूरा ये फेडरल वाली मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फिर सिंध के अंडर जो है वो कोस्टल वाटर्स आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें पता ही चल रहा। अब देखिए सिर्फ एक मैनिफेस्टो में हमें नज़र आ गया कि उन्होंने सिर्फ लिखा है और डिटेल नहीं है इसकी। अच्छा देखिए हम मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टो ढूंढना इतना मुश्किल है, ठीक है, हमने ऑनलाइन जाके देखा, मजाल है जो किसी ने ढंग से कहीं अपलोड कर रखा हो। PMLN का उन्होंने पूरी वेबसाइट बनाई हुई, PMLNmanifesto.com, जो चलती वलती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा उन्होंने फिर एक और अपनी वेबसाइट बनाई PMLN2024.com, ठीक है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है, अब वो इमेजेस पिक्चर्स है वो देख देख के हमें करना पड़ रहा है। IT पे अलग पॉडकास्ट कर जी। अब जमात इस्लामी का ढूंढने मुझे इतना वक्त लगा, ठीक है, और MQM का जो वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। अब आपके यंग लोग जो हैं क्या नाम है, सिर्फ उन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, वो बड़े हाई टेक है, और जब PTI सबके पास है, PTI को आप माफ कर सकते हैं जैसे तैसे उन्होंने लॉन्च कर दिया 168 पेजेस का, उन्होंने अपना बहुत टाइपोस एरर्स भी हैं, ये भी है, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस। नो इट इज फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उन्होंने तो लॉन्च कर ही दिया। लेकिन आप ये कि आम लोग की रसाई तो होनी चाहिए ना, आप यंग लोग पढ़े तो ना कि भाई ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरा लीडर है, लेकिन आपकी उनकी पोजीशन क्या है इसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल PFC पे आ जाते हैं। PFC बड़ा इंटरेस्टिंग है। PFC देखिए, PFC और NFC जो है ना बेसिकली ये होते क्या है, ये और क्या होता है, PFC अवार्ड और NFC अवार्ड, ये लफ्ज़ जो है अवार्ड, एक तो अवार्ड ये होता है कि हमने आपको जो है ये अवार्ड दे दिया, एक अवार्ड ये होता है जो मेरा, हाँ, एक अवार्ड ये होता है जो मेरा हक है वो मुझे अवार्ड किया जाए, मुझे चाहिए, ठीक है। और ये दरअसल होता है कि फार्मूला का नाम है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का एक बाकायदा फार्मूला होता है। वो फार्मूला में कुछ 3-4 वेरिएबल्स होते हैं, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, क्या नाम है, कितनी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, टैक्स कलेक्शन कितनी हो रही है, ठीक है, इस किस्म के 4 आपके वो फैक्टर्स होते हैं। और फिर उसके हिसाब से जो कमीशन बैठती हैं, ठीक है, वो बहस ही करती है, हर सुबह इसमें बहस करता है। मिसाल के तौर पे KP बहस करता है कि हमें जो है ये पैसा जो आता है फेडरल पे, सारे टैक्सेस जो मुझसे जमा होते हैं, और इसका हमें पहले से 1% निकाल के दिया जाए। पहले उनका तो वॉर ऑन टेरर हो रहा है, हमने बड़े नुकसान उठाए हैं, आप वो पैसा दें। अब की दफ़ा उनका मुतालबा ये था कि हमें ट्राइबल एरियाज़ जो है वो हमसे मर्ज कर दिए गए हैं, तो हम पर बोझ बहुत ज़्यादा, तो हमें वो एक दें। पंजाब कहता है भाई हम तो सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है, हमें तो मिलना चाहिए। बलूचिस्तान कहता है कि हमारे पास कल्टीवेटेड लैंड बहुत कम है, ठीक है, हमें आप एक्स्ट्रा पैसे दें। कराची कहता है पैसे ही, सिंध कहता है पैसे तो हम लेकर आते, कराची हमारे पास है, तो हमें उस लिहाज से चाहिए, ठीक है। फैसल सब्जवारी का स्टेटमेंट है कि इस 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ ये कि पहले एक इस्लामाबाद था, अब 4 इस्लामाबाद बन गए हैं, कि पैसा डिवॉल्व नहीं होता नीचे हद तक। MQM के मैनिफेस्टो में उन बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली है कि ये जो PFC का फार्मूला होगा उसमें से कितना % जो है वो किस तरह एलोकेट करेंगे। सो दे आर दैट सीरियस, दे आर डन विद, उनका सब्र ख़त्म हो गया कि हमें अब चाहिए और किस तरह चाहिए, वो अब इंतज़ार नहीं करना चाह रहे कि वो कहाँ तक आएगा। एक दूसरी बात ये कि आपको नज़र आता है बाकी सारे PMLN सबने नेक नीयति का इजहार तो क्या है, सरप्राइजिंगली GDA जो है बहुत सारी छोटी पार्टी से सिंध की, वो क्या नाम है, मुंजमद होके एक एंटी पीपल्स पार्टी जो है ऑपोजिशन बन गई है, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि हम DFC बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन, यानी उस हद तक डिवॉल्व करेंगे हम उसको। दैट्स वेरी प्रोग्रेसिव, ठीक है, और उन्होंने इस हद तक सोचा है। तो आपको नज़र आता है कि PFC का है, लेकिन उसकी सियासत जो है, MQM इज़ द मोस्ट सीरियस अबाउट इट, कि उनके कहते हैं हमने मैनिफेस्टो के 3 से 4 पेज में आपको नज़र आ जाता है कि उन्होंने पूरा उसको लिख दिया। अगर मैं सिंध की हद तक बात करूँ, PFC नहीं हो रहा,
बट फाइनेंस का फिर भी किसी और फॉर्मूले के तहत जा तो रहा है। देखिए या इज इट ओजेटी ऑक्ट्राइज? नहीं वो होता है, देखिए वो बंटवारा होता है, ठीक है, उसका एक फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ है 60-40, दैट्स अ वर्कबल फार्मूला के 40% इस तरह जाएगा, 60% बात इसकी नहीं है। मैनिफेस्टो में पीपल्स पार्टी ने डाला है द न्यू ग्रीन डील, ठीक है, न्यू ग्रीन डील, ये न्यू डील से जो आपने सुना होगा 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है उसने न्यू डील निकाली थी कि एक नया जो है माशी मुआहिदा जो है हम निकालेंगे, क्योंकि वो 1929 में स्टॉक वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, बहुत बुरे हालात हो गए थे, ठीक है, तो उसने कहा था कि मैं रिवाइव करूंगा इकोनॉमी न्यू डील करके। हमें पीपल्स पार्टी का नजर आता है उस इंस्पायर के न्यू ग्रीन डील करके लेकर आए और उस पर काफ़ी चीज़ डाली, मिटिगेशन, अडेप्टेशन। मुझे एक बात बताएं, जो ग्रीन पीएफसी क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, पीएफसी का एलिमेंट है, जिस सूबे को फ्लैश फ्लड्स होते हैं, क्या नाम है, हीट वेव्स आते हैं, उसका फॉर्मूला में वेरिएबल क्यों नहीं डालते? उस पर कोई बहस क्यों नहीं करता? किसी एक पार्टी ने इसके ऊपर वो विजन है ही नहीं। 5 साल आगे की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये क्लाइमेट, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो अब आ चुका है ना, हमारे यहाँ फौजियाँ हो रही हैं हीट वेव की वजह से, सैलाब से लोग जो हैं वो क्या नाम है बेघर हो रहे हैं, ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? वेयर इज ग्रीन पीएफसी? इसका मतलब है हमें करना पड़ेगा ग्रीन पीएफसी, इसमें मजीद पैसा आने इसके दें, बाद बात होनी है। मजीद अच्छा वो पॉलिसीज आ जाएंगी। जी जी, लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन वॉशिंग, और यानी कि ये जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की जितनी बात है ये डॉक्यूमेंट्स में ही है ये, और फेडरल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल इंटरेस्टेड ही नहीं है वो, उनके लिए इन्वायरमेंट इज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी वाली मिनिस्ट्री, ठीक है। सब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जितना कुछ इन्वायरमेंट के नाम पे किया जा रहा है वो फेक है, दैट्स इट। अच्छा, ये लास्ट में अब हम एक कर लें कि मैनिफेस्टोस के ऊपर थोड़ा सा कि बस एक वन लाइन के विच पॉलिटिकल पार्टी डू थिंक हैड अ बेटर विजन और समथिंग लाइक दैट, और फिर एंड अगर कर लें तो ठीक है। मैं मुश्किल सवाल है मतलब इफ यू स्टडीड इट तो आपको क्या लगता है द फेस ऑफ इट या ऑन पेपर? लाइक आई कैन से कि यार सबने जिक्र तो किया, बट लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से वो प्रूव करेंगे वो कितना सीरियस है इस लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग मैनिफेस्टो कंपैरेटिवली आपको किसका लगा कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट? इट कुड बी टू पार्टीज बट या एनीथिंग दैट स्टूड आउट फॉर यू फ्रॉम द पीटीआई मैनिफेस्टो? कोई एक ऐसी चीज़ आपको लगी कि यार ये ज़बरदस्त है? कि कार्बन एमिशन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो मुझे इसलिए वो लगता है कि यार मैं, क्योंकि मैंने बाकी इतने पढ़े नहीं, तो उन्होंने कार्बन एमिशन का और किसी ने जिक्र किया ही नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को पता होगा, इन्होंने ज़्यादातर कार्बन एमिशन पे, बाकी तो टैक्स का जो खास बात की ना वो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंसेंटिव्स एंड टैक्स दोनों जो इन्होंने करे ना, कार्बन एक तो उनमें था कि हम कार्बन इंसेंटिव्स देंगे उन घरों को, और फर्म्स का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था जो कि अल्लाह आपका भला करे, जो कम जो है कार्बन एमिशन करेंगे। लेकिन देखिए ना पीटीआई का जो आप मैनिफेस्टो देखिए, आपको उसको पढ़ के भी अंदाजा हो ही जाता है कि ज़्यादातर उन्होंने जो हाइड्रो पावर की बात की है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है, तो उसका मतलब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये अगर असद उमर की पार्टी छोड़ने से, दस्तबरदार होने से पहले तक बना होगा ये, क्योंकि थर का काफ़ी है और हाइड्रो का भी है, इसका मतलब है उनको अंदाजा हो गया कि केपी में ही गवर्नमेंट बनेगी लाजमी, दे आर श्योर अबाउट दैट। स्मॉलर डैम्स की बात किया इन्होंने कि छोटे डैम्स बनाएंगे और उन्हीं के ऊपर हाइड्रो का बहुत ज़्यादा जिक्र किया इन्होंने, एनर्जी प्रोडक्शन का भी उन्होंने उसी पे जिक्र किया है कि वो रन ऑफ रिवर के थ्रू कोई तरीक़ेकार होता है जिसके तहत ये बिजली प्रोड्यूस करेंगे रिवर्स के ज़रिए। तो वो इन्होंने एक तो कार्बन एमिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बाकी जो वो मंशूर हैं वो मेरी नज़र से इतने गुजरे नहीं, लेकिन पीटीआई के जो मैंने डिटेल में पढ़ा वो कार्बन एमिशन के ऊपर इन्होंने बहुत जोर दिया है कि टैक्सेशन भी करेंगे, और अगर कोई कार्बन एमिशन कम करेगा उसको इंसेंटिव भी देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कोई जाएगा उसको भी इंसेंटिव देंगे। तो ज़्यादातर जो मैंने इनकी चीज़ें पढ़ी वो कार्बन रिलेटेड बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल में बातें जो है ना वो सारी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी का मैंने बार बार पढ़ा, पहले कभी किसी मैनिफेस्टो में मेरे ख्याल है एयर क्वालिटी का जिक्र नहीं आया, और ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज जितना बड़ा सब पार्टीज की मैं पढ़ा है, मैं सब में एयर क्वालिटी मौजूद है। वो सादिया ने सही कहा कि वो जमात इस्लामी ने तो एक लिमिट दे दी है कि 100 जो है ना वो आपकी US AQI लेवल एयर क्वालिटी का होना चाहिए, और तो यानी वो हम मेजर कर सकते हैं उसकी, रीडिंग इंटरनेट पे मौजूद है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं शहर के अंदर, सो उसको अच्छा, लेकिन काफ़ी नहीं लगे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बारे में अभी सिंध के अंदर गवर्नमेंट का एक भी मॉनिटर नहीं लगा हुआ, ठीक है, सो इससे अंदाज़ा होता है कि ये एक्चुअली कितने सीरियस हैं। सो इन्होंने इन्हीं बातें तो कर दी हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस पीछे अगर देखें तो वो ज़ीरो है एक्चुअली सिंध के अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर। सीपा का प्रोजेक्ट था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो जो सीपा का मतलब वो नहीं है, वो ये नहीं, वो पेपर पे है। सो
यानी ये लगता है कि, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक पिछले मैनिफेस्टो से ये अच्छी प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ के पेपर पे क्या आ गया है, लोगों क्या जिन्होंने ये मंशूर लिखे हैं उनको ये अंदाज़ा हो गया कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको जो कि आगे विज़न में आनी चाहिए। गो के कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि एक तरफ आप फॉसिल फ्यूल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन भी हमें करना है और फिर ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स जो हैं उनको भी प्रमोट करना है। क्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज में। सो एक्चुअली जी हाँ, ये सब पार्टीज इस विजन उनका जो है ना इसमें कंस्ट्रेंड है, यानी इस तरह से वो कंस्ट्रेंड है कि वो, यानी आप ये क्यों नहीं कह सकते कि हम जो है ना कोल को फेज आउट करके और 100% रिन्यूएबल्स की तरफ। मेरे ख्याल से अगले 10 साल बाद मैनिफेस्टोज में ना 2 इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने के बाद जिस मैनिफेस्टो में आएगी हम कोल नहीं, अब हम सिर्फ ग्रीन पे जाएंगे। इसमें हमें 10 साल लगेंगे इस एवोल्यूशन के लिए। सादिया आप एक मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने एमक्यूएम के बारे में इतना बोला तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं आई डोंट वांट टू हैव दैट प्रो एमक्यूएम लेवल, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कराची से बाहर निकल के इतना सोचा है तो थोड़ा इंप्रेसिव लगा उनका मैनिफेस्टो। वो लाइक यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे की बातें कर रहे हैं, इंडस्ट्री वर्क की बातें कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगा कि चीज़ों को एक्नॉलेज किया जा रहा है और बाकी चीज़ों को भी स्टडी एटलीस्ट की जा रही है। नहीं, दे एम्बिशियस, हिम्मत है उनमें अभी भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं सारे मैनिफेस्टोज मैंने काफ़ी देखे हैं, जो सबसे रिडिकुलस बात जो मुझे लगती ना वो है प्लास्टिक थैलियाँ हम बैन कर देंगे। सबने यूनानिमस। और जो बहुत ही जो एक PMLN की जो सबसे रिडिकुलस जो एक पॉइंट लगा था कि हम एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उसका नाम है प्लीज। तो प्लीज लॉन्च करेंगे वो। तो ये प्लास्टिक बैग्स का जो है ये तो बहुत ही रिडिकुलस है क्योंकि इट डजंट वर्क। और दूसरी बात ये, अगर उसका हल नहीं है तो डाले भी ना, ठीक है, लेकिन खाना पूरी के लिए उनका हम जरूर डालेंगे। इसने काफी मेहनत की होगी। जी जी, और प्लीज भी लिख दिया, दिस इज वेरी क्यूट, बहुत क्यूट साउंड। अच्छा कैप्स में लिखा है। जो सबसे अच्छा ग्रीन मैनिफेस्टो जो लिखा है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनका नाम है अहमद छब्बर। उनका पूरा ग्रीन कैंडिडेट है, वो ग्रीन कैंडिडेट है पाकिस्तान के, फर्स्ट क्लाइमेट जस्टिस कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के, कराची से खड़े हो रहे हैं PS110 से, और उनका मंशूर पूरा ग्रीन है, ठीक है। तो हमें सबसे अच्छा मंशूर उनका लगा क्योंकि हमने इस पर थोड़ा सा काम भी किया हुआ है। मुनीफ साहब सही। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे सब मंशूर में लगी कि सब ने क्लाइमेट में वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात की, लेकिन क्लाइमेट के ना ट्रांसजेंडर का उन्होंने डाला कि ट्रांसजेंडर वो कम्युनिटी है जो कि मतलब जहाँ वुमेन ख़वातीन और बच्चों को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट का हीट बर्दाश्त करनी पड़ती है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। ट्रांसजेंडर के राइट्स की वैसे बात की है बट उनको क्लाइमेट के अंदर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं डाला। इसके ऊपर इंटरनेशनली काफ़ी कन्वर्सेशन होती है। सेकेंडली, पीपल्स पार्टी का जो मैंने मंशूर पढ़ा उसमें एक चीज़ जो कि मुझे रिफ्लेक्शन ज़रूर नज़र आई कि जो भी उनकी पास्ट लेगेसी है वो थोड़ा सा उससे हट के अपने आप को एक नई डायरेक्शन में शायद देना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक जो जितनी कि आप बिलावल के इंटरव्यूज़ वगैरह अगर सुने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, तो वो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्शन नज़र आती है। जिस तरह उन्होंने अपनी फ्लड जो इफेक्टीज़ के जो हाउसिंग के लिए बात की, तो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। तो उन्होंने उसके ऊपर बेस करते हुए बोला कि हम 3 लाख घर बनाएंगे और उसके मालकाना ख़वातीन को देंगे। सो इस किस्म के जो उनके प्रोजेक्ट हैं जो उनके सक्सेसफुल को मद्देनज़र रखते हुए जो कि उन्होंने आगे की पॉलिसी दी है, सो दिस लुक्स गुड। इम्प्लीमेंटेशन में तो हमेशा कमज़ोर रहे हैं। सो दैट गाना भी तो नया बनाया ना उन्होंने, गाना भी तो नया बनाया ना, तो नया लीडर नया गाना, तो हम उम्मीद तो रख सकते हैं, ऐसी क्यों बात नहीं है। अच्छा, और मोर रिसेंटली जो है ना वो तो अमेरिका के जो इलेक्शंस हुए थे, सो उसके अंदर हमने ग्रीन न्यू डील देखी थी, ओकेसिया कॉर्टेज वाली और बर्नी सैंडर्स वाली, सो दैट वाज आल्सो ग्रीन न्यू डील। मेरा ख्याल है अब हम डिस्कशन को क्लोज करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि ये मंशूर जो है वो जब गवर्नमेंट्स आए तो वो पॉलिसीज़ का हिस्सा भी बने और वो मजीद इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। आप उम्मीद करती हैं सादिया? बिल्कुल, कराची की तो हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं, कराची के लिए हम ज़रूर करते हैं। आप तो उम्मीद नहीं रखते मेरा ख्याल है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि सीपा ठीक हो सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई मुग़ल वापस नहीं आएंगे और जो भी सीपा को कंट्रोल किया हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल जितने आपके कानून है ना उसको कुचल के रखा हुआ है। यानी गवर्नमेंट ऑफिसर जो सीपा के अंदर होता है ना, वो उसका काम ही होता है कि वो जो भी कानून कह रहा है ना उस लाइन का मतलब को उल्टा करके इम्प्लीमेंट कर दे वो। सो ये मैं समझता हूँ कि अगर सिंध की हुकूमत सीरियस होगी और पंजाब की हुकूमत सीरियस होगी, वो अपने EPD ठीक करेगी, पाकिस्तान सिंध की अपने EPD यानी EPA जो कहलाता है सीपा, उसको ठीक करेगी। यानी ठीक का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज एक्चुअली प्रायोरिटी में ऊपर आएगा। आई थिंक ये हो सकता है और इसलिए मुझे
बहुत उम्मीद। नहीं नहीं बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जैसा यासिर साहब कह रहे हैं वैसा ही हो। मुझे नहीं है लेकिन मुझे फिर बिल्कुल है। किसी इसी हवाले से पॉडकास्ट से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।